જય શ્રી કૃષ્ણ દોસ્તો, હું રાહુલ યાદવ. મિત્રો, તમે જે સપના જુઓ છો, તમે જે વિચારો છો કે આપણી રેન્ક અહીંયા આવી જોઈએ અથવા તો હું ખૂબ જ મહેનત કરીશ અને મારે આ રિઝલ્ટ લાવવું છે, તો બેટા આ રિઝલ્ટ જેણે હકીકતમાં અચીવ કરેલું છે એ વિદ્યાર્થી તમે કદાચ ઓળખતા જ હશો. નામ છે પાઠક અમન, જેણે અત્યારે માર્ચ 2020 ની અંદર જે 44 A1 ગ્રેડ વાળા વિદ્યાર્થીઓ આવેલા હતા એની અંદર એક છે અને હિન્દી મીડિયમમાં તો આખા ગુજરાતમાં એકમાત્ર વિદ્યાર્થી છે. તો આપણે એની પાસેથી જ એને આ સફળતા કઈ રીતના મળી અને એનાથી તમારે શું મોટિવેશન મેળવવાનું છે, તમારે શું શીખવાનું છે, તમારે કઈ રીતના પ્રિપરેશન કરવાની છે, એ તમામ વાતો આજના વિડીયોમાં હું તમારી સાથે શેર કરવા જઈ રહ્યો છું. તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહેજો. હેલો અમન, દોસ્તો તમે બી હેલો કહી દો, તમે બી અમારા દર્શકોને હેલો કહી દો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ. તો આપણે આ જે ઇન્ટરવ્યુનું જે સેશન છે એ તમને ગુજરાતી આમ તો કમ્ફર્ટ ફાવે જ છે, બરોબર છે, પણ તેમ છતાં આજે કંઈક નવું, તમારું મીડિયમ હિન્દી હોવાથી આપણે આજનું જે સેશન છે તે હિન્દીમાં લઈએ છીએ. તમને કોઈ તકલીફ નથી ને? ना मैंने हिंदी में काई तकलीफ नहीं और सर हिंदी बोलने में तो अच्छा भी लगता है मेरे को, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को आए, हिंदी सही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, तो सबसे पहले आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कि आज काफ़ी मतलब उत्सुक हैं कि एक सक्सेसफुल रिजल्ट अपना कैसे बने, तो उनकी ओर से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप हमारे स्टूडेंट्स को आपने किस किस एग्जाम में क्या क्या अचीवमेंट हासिल की है वो बताइए. तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने 10th एग्जामिनेशन, सबसे पहली मेरी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन थी. 10th में मेरा 94% था, A1 ग्रेड था एब्सोल्युटली. और 12th में मैंने 94% लाया है. गुजरात में मेरा हिंदी मीडियम में फर्स्ट है और टॉप 10 में मैं आता हूँ गुजरात में. मैंने गुजकेट की एग्जामिनेशन 99.93 परसेंटाइल के साथ 111.25 मार्क्स लाए हैं, 111.25. और साथ ही साथ मैंने अभी जो हुई जेई मेन के जो रिजल्ट अनाउंस हुए उसमें मेरा जेई जो परसेंटाइल है वो 99.57725667 परसेंटाइल के साथ जेई में मेरा सिलेक्शन अभी हो चुका है. यस सर, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी ओर से, हमारी टीम की ओर से और हमारे सारे स्टूडेंट की ओर से. थैंक यू सर. अब सबसे पहला क्वेश्चन एक नॉर्मल स्टूडेंट के भाई दिमाग में आता है कि ये जो सक्सेस आपने हासिल की है उसके पीछे सीक्रेट क्या है. आप प्लीज बताएं हमारे स्टूडेंट्स को कि क्या करें कि वो लोग भी आपकी तरह सक्सेसफुल अपना एक सक्सेसफुल रिजल्ट बना पाए. तो बेसिकली इसमें आप लोगों को कोई बहुत ही अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मैंने कोई उल्टा बैठ के पढ़ाई नहीं की थी. तो अगर आप लोगों को भी अच्छे रिजल्ट लाने हैं, मेरे से अच्छे रिजल्ट या मेरे जैसे रिजल्ट लाने हैं, तो बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, पूरे साल पढ़ने का कंटिन्यू पढ़ना है. पूरे साल मतलब आप कुछ लोग होते हैं आज पढ़ लिया फिर 2 महीने बाद पढ़ेंगे, रिवीजन टाइम पढ़ेंगे, एग्जाम के कुछ लेजेंड एग्जाम के एक दिन पहले रात को पढ़ते हैं और कुछ लोगों को तो सिलेबस एक दिन पहले पता चलता है. तो वैसी हरकतें नहीं करनी है. आप लोगों को भले 3 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो, मेरा ऐसा मानना है सर कि आप लोगों को डेली टू डेली स्टडी करनी है. भले आप एक दिन का गैप ले लो अगर आपको कोई कंफर्टेबल, जैसे मैं सैटरडे को गैप लेता था, तो आप किसी एक दिन अपने पढ़ाई की हावर्स को जो आपका ड्यूरेशन उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, बट छोड़ना नहीं है. तो डेली टू डेली अगर आप कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करोगे तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा बनने वाला है. जो आपका पोटेंशियल है वही पोटेंशियल आपका बनने वाला है. क्योंकि वैसे भी आपने शायद सुना होगा MS धोनी ने कहा था कि पूरे साल जिसने पढ़ा है उसका एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और जिसने पूरे साल भी नहीं पढ़ा है उसको भी एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो आपको पूरे साल ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक दिन का वेट करने वाले हो तो आपका रिजल्ट भी वो एक दिन जैसा ही आएगा. तो आपको अगर पूरे साल पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपने जितना पढ़ा यार उतना आपको मिलने ही वाला है. कोई नहीं रोक सकता, किसी की औकात नहीं कि जो आपके रिजल्ट को कम कर सके. यस सर. તો મિત્રો, તમે નોંધ્યું જ હશે શું જબરજસ્ત આન્સર છે અને તમે એનાથી જ અનુમાન લગાવી શકો છો કે આ ઇન્ટરવ્યુ કેવો જોરદાર થવાનો છે. કેટલી જબરજસ્ત ટિપ્સ, ઓસમ ટિપ્સ કે જે ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ તો ક્યારે વિચાર્યું જ નહીં હશે કે અચ્છા સક્સેસફુલ થવા માટે આ વસ્તુની જરૂર છે. તો એ તમને આજે અહીંથી એ માર્ગદર્શન મળી ગયું છે કે સારું રિઝલ્ટ મેળવવા માટે સૌથી પહેલું પગથિયું શું છે, તો રોજ સ્ટડી, ક્યાંય ગેપ ન પડવી જોઈએ. એક કન્ટિન્યુઅસ એફર્ટ અગર તમે રેગ્યુલર એપ્લાય કરશો તો 100% તમારું રિઝલ્ટ બી અમનની જેવું જ આવશે. हाँ, तो अमन, आपका जैसे कि रिजल्ट आया उस दिन, उसके बाद तो मतलब कि चारों ओर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब कि काफी अच्छा माहौल बना था. बट जब आप रिजल्ट देख रहे थे, चाहे वो गुजकेट का रिजल्ट हो, बोर्ड का रिजल्ट हो या जेई का रिजल्ट हो, जेई में भी 2 बार रिजल्ट आपने देखा होगा, ठीक है, तो इन सारे रिजल्ट से पहले आपका मतलब माहौल कैसा था, घर का माहौल कैसा था, आप क्या सोच रहे थे और आफ्टर रिजल्ट आप क्या फील कर रहे थे, हमारे स्टूडेंट को थोड़ा वो भी बताइए आप. तो ये जो टाइम होता है कि रिजल्ट के जस्ट पहले का टाइम, ये
एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आप बोल सकते हो जो होता है एग्जाम के बाद, क्योंकि इस दिन आप लोगों को डर होता है कि यार जो मैंने पूरे साल किया है, मैं एग्जाम दे के भी आ गया हूँ, क्या उधर मेरा लक फैक्टर काम करेगा, क्योंकि जो चेकिंग होती है उसमें लक फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सबको थोड़ा मोड़ा डाउट होता है और सबकी अपनी एक एक्सेप्टेशन होती है कि हाँ भाई मेरे 85 आ जाएंगे, मेरे 95 आ जाएंगे, मैं पास हो जाऊंगा, मेरा रैंक आ जाएगा, ऐसी सबकी एक्सेप्टेशन होती ही हैं और डर सबको लगता है। अगर आपको डर लग रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप नॉर्मल हो, लेकिन अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो आपको शायद चेक कराने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि डर लगता है। तो मेरे को भी डर लग रहा था, तो मैं भी थोड़ा टेंशन में था। जो रिजल्ट आया है उस दिन हर दिन मेरी यही वाली फीलिंग थी कि आज ये रात अंतिम है और आज की रात भारी है। तो वो फीलिंग तो हमेशा थी। मैं हमेशा मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, तो मैं हमेशा उनसे पूछता था कि मम्मी आपको क्या लगता है मेरा रिजल्ट क्या आएगा, और मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, एग्जाम अच्छा गया है, चिल मार, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और अगले दिन हमेशा की तरह रिजल्ट मेरा भाई देखता है और रिजल्ट उसने हर बार देखा, और हर बार जितना मैंने एक्सेप्ट किया था, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जितना मैंने एक्सेप्ट किया उससे मेरे को थोड़ा सा कम मिला, और 10th में थोड़ा सा मिल गया था, लेकिन हमेशा जितना मैंने एक्सेप्ट किया उतना ही मेरे को मिला है। तो अगर आपने ईमानदारी से पेपर दिया है और अगर आपने अच्छे से पेपर दिया है और ऑनेस्टली चेकिंग किए तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। टेंशन ही लेना चाहिए, वैसे टेंशन होता है मैं जानता हूँ, लेकिन ट्राई कि कम से कम टेंशन लो, वरना अगले दिन अगर खराब आ गया बाई चांस तो डिजास्टर हो जाएगा उस दिन। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, कूल रहना है, गाने वाने सुनो, चिल मारो। સમજાઈ ગયું ને દોસ્તો? વસ્તુ કેવી છે કે એવું જરૂરી નથી કે તમારે સતત વાંચ્યા જ કરવું, ઇવન તમારે રિફ્રેશમેન્ટ માટે બી સમય કાઢવો જ જોઈશે। તમે નોંધ્યું બી હશે કે અમને બી એના માટે સમય કાઢેલો છે। સાથે સાથે હવે આ પ્રશ્નોત્તરી આપણે આગળ વધારીએ છીએ, ખૂબ જ ધ્યાનથી જોજો, તમને બી અહેસાસ થઈ રહ્યો હશે કે નહીં અત્યાર સુધીના તમામ इंटरव्यूમાં આ सर्वश्रेष्ठ इंटरव्यू થઈ રહ્યો છે। हाँ तो अमन, जैसे कि लास्ट आंसर में तुमने बताया कि भाई फैमिली के साथ अपने ऐसे बातचीत कर रहे थे, तो एक और क्वेश्चन स्टूडेंट की ओर से मैं तेरे को पूछ रहा हूँ कि जैसे कि जो ये तूने सक्सेस हासिल की है, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे वो बोर्ड हो, उसके अंदर तू जिस स्कूल में पढ़ रहा था उस स्कूल का क्या योगदान है, वहाँ के टीचर्स का क्या योगदान है, पेरेंट्स का क्या योगदान है, और सराउंडिंग फैक्टर कितना इफेक्ट में आया था? तो बेसिकली अभी सर ने जो फैक्टर्स बोले वो मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि 40 to 50% कंट्रीब्यूशन करते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। अगर आपने गलती से भी स्कूल खराब ले ली तो प्रॉब्लम, आपके अगर मम्मी पापा सपोर्टिव नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो कि होते नहीं जनरली, आप लोगों के लिए अच्छी बात है ये। और अगर आप लोगों का सराउंडिंग ऐसा हुआ तेरे से नहीं होगा भाई, तू फेल हो जाएगा भाई, तेरे से नहीं होगा भाई, ऐसे सराउंडिंग में हो तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, आपको सराउंडिंग चेंज करना चाहिए। तो अगर मेरी बात करें तो मेरी जो स्कूल है वो है ज्ञानज्योति विद्यालय, जहाँ पे ऐसा होता था कि हर हफ्ते में 2 से 3 हर हफ्ते में टेस्ट होते थे, यानी मंथली में कम से कम 10 से ज़्यादा टेस्ट देता था, जिससे क्या है बोर्ड की जो लिखने की, क्योंकि जेई की प्रिपरेशन और बोर्ड की प्रिपरेशन दोनों साथ में मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। तो इसलिए क्या इतने सारे टेस्ट देने से मेरे को थियरी का अच्छे से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहती थी, साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस बनी रहती थी, जिससे बोर्ड में पेपर छूटने का जो डर होता है वो डर मेरा नहीं रहता था। तो ये तो एक चीज़ थी जिसमें में स्कूल ने मेरे को बहुत मदद की। मेरे टीचर हमेशा थे, टीचर से ज़्यादा मैं टेंशन लेता था कि मेरा क्या होगा। टीचर्स हमेशा बोलते थे भाई रिलैक्स रहे, तू अच्छा पढ़ेगा तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। हमारे जो क्लास टीचर थे वो भी हमेशा हमको यही बोलते थे कि तुम सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। हालांकि कभी कभी टीचर की बातें थोड़ी प्रेशर डाल देती है कि हाँ भाई तेरा ही रैंक आएगा, तेरा ही रैंक आएगा, ये थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करता है, बट एट दी एंड टीचर सारे के सारे सपोर्टिव होते हैं, और टीचर की बात अगर आप मानोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो टीचर्स आपको जो बता रहे हैं उसको एक बार ब्लाइंडली फॉलो करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद जो मेरे पेरेंट्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव नेचर के थे। जहाँ तक मेरे को, जैसे मेरे को बिलीव नहीं था कि मेरे जेई जनवरी में, क्योंकि मेरा जेई जनवरी का पेपर उतना अच्छा नहीं गया था, तो मेरे को लगा था भाई 95 पीआर भी नहीं आने वाले, बहुत खराब रिजल्ट आएगा। लेकिन जब मेरे पेरेंट्स को भरोसा था कि हाँ भाई तेरा आ जाएगा 95 पीआर, तो टेंशन मत ले, तो जब मैंने रिजल्ट देखा और मेरे रियल में 98 पीआर थे, तब से मैंने 100% मान लिया कि अगर मेरे को टेंशन हो रहा है तो सीधा मम्मी पापा से बात करना, और वो लोग जो बोलेंगे वो चीज़ मेजॉरिटी चांसेस है कि सत्य होगी, सही होगी। और साथ ही साथ जो मेरा सराउंडिंग था, यहाँ तक कि जो मेरे दोस्त लोग थे, मेरे जो घर वाले थे, बाहर वाले थे, जितने भी लोग थे वो हमेशा यही बोलते थे 10th अच्छा गया तो तेरा 12th भी अच्छा जाएगा, टेंशन मत ले। एक दो लोग हमेशा होते हैं जो बोलते हैं यार तू भी उन सब की तरह तो नहीं हो जाएगा जिनके नंबर खराब हो जाते हैं 12th में जाने के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बेसिकली आप लोगों को उन लोगों को इग्नोर रखना है, जो 2-3 लोग हमेशा मिलेंगे आपको, हमेशा ही मिलेंगे, और अगर आप उन 2-3 लोगों के पास चले गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सराउंडिंग में रहना है, जो हमेशा आप लोगों को इंकरेज करे कि हाँ अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो हमेशा आप लोगों को उनके सराउंडिंग के साथ रहना है, जिससे आप डेफिनेटली पॉजिटिव रहोगे। और पॉजिटिव रहने के साथ साथ आपको कोई भी टेंशन, डिप्रेशन, हाइपर टेंशन, हाइपर जो भी चीज़ें हाइपर दिमाग का होना, ये सब नहीं होगा आपके साथ, और आप कूल रह के हमेशा प्रिपरेशन करोगे कूल माइंड के साथ।
तो बेसिकली सराउंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो पॉजिटिव सराउंडिंग रखिए। थैंक यू सर। મિત્રો તમને આજે હિન્દીમાં આખો જે સંવાદ થયો કમ્પ્લીટ સમજાય છે ને, કારણ કે જો એક નાની નાની વસ્તુ અગર તમે આ વિદ્યાર્થી પાસેથી પોતાની અંદર અપનાવશો તો તમે બી 100% જ્યારે તમે એક્ઝામ આપીને નીકળશો ત્યારે તમારું બી બહેતર રિઝલ્ટ હશે ને હશે જ। તો શું કરવાનું છે, તમામ નાના નાના અવલોકનો કે જે એક સક્સેસફુલ વિદ્યાર્થી પાસેથી અત્યારે તમને મળી રહ્યા છે એને તમે તમારા જીવનમાં ઉતારો જ। हाँ तो अमन, जैसे कि तूने अभी लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया तो उसके अंदर कहीं ना कहीं, और वैसे भी आज का माहौल ये है कि डिप्रेशन से काफी कुछ इफेक्ट स्टडी में आती है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तेरी भी कोई हॉबी थी? अगर कोई हॉबी थी तो तू उसको कैसे मैनेज करता था? और सिंपल है कि ये जो 2 साल जो 11-12 साइंस एज वेल एज जो कंपटीशन की तूने स्टडी की है वो काफी स्ट्रेसफुल रही होगी, तो वो स्ट्रेस को तू कैसे मैनेज करता था? इवन अपने स्टूडेंट को भी तू वो चीज बता कि जिसकी वजह से शायद आज वो लोग इस फेज से गुजर रहे हो तो उनको कुछ बेनिफिट हो। बेसिकली अगर आप 11th साइंस या फिर 12th साइंस में हो तो आपका माइंड तो ऐसे ही स्ट्रेसफुल रहता है, क्योंकि 10वीं में बेसिक बच्चों जैसी जो चीज़ें होती है मतलब वो इजी नहीं होती, आपके उस एज के हिसाब से वो थोड़ी इजी चीज़ें रहती है। और सडन जब आप 11वीं में आते हो तो रिलेशन, फंक्शन, ग्रेविटेशन, मैकेनिक्स, ऐसी ब्लंडर, मोल कंसेप्ट, ऐसी ऐसी चीज़ें देख के आपका दिमाग एक तो ऐसे ही हिल जाता है, यार कहाँ आ गया मैं। जबकि ऐसा नहीं होता, आगे चीज़ें स्मूथ चलने लगती हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में 11th का जो पीक आता है वो काफ़ी बच्चे नहीं मैनेज कर पाते और स्ट्रेस में फिर उन लोगों का पूरा ही रहता है, यार साइंस हार्ड ही है, साइंस हार्ड है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, और हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। तो पहली बात आप लोगों को ये मानना है कि जो हालत आपकी 11th में आने के बाद वो सबकी है, तो सबके साथ ये होता है। सब अपने स्ट्रेस को रिलैक्स कर पाता है वो आगे अच्छा परफॉर्म कर पाता है, जो नहीं कर पाता उसके साथ फिर साइंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप लोगों को स्ट्रेस, जैसे मेरी बात करें तो मेरे को भी स्ट्रेस तो होता ही था, सीधी सीधी बात है, साइंस में था तो जो स्ट्रेस था उसको मिनिमाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं पर्सनली क्या परस्यू करता था, मेरे पास खुद का एक लैपटॉप है, आपके पास फोन होगा तो आप लोग गेम खेल सकते हो। मैं मोबाइल गेम खेलता था, पबजी खेलता था मैं, ऐसा नहीं कि पबजी नहीं खेलता था, मैंने पबजी खेला है बट एक लिमिट में खेलो। मैं भी ज़्यादा डायमंड प्लेयर था मैं, तो आप एक लिमिट तक पबजी खेल सकते हो। पबजी खेलना में बुराई बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको 10-10 घंटे खेल रहे हो, 2-2 घंटे खेल रहे हो, आप लोगों को लीग में जाना है तो आप लोगों के लिए सही चीज़ नहीं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। आधा घंटा खेलो, 1 घंटा खेलो, 2 मैच खेल लो, काफ़ी रहता है। या फिर अगर आपको पबजी जैसी गेम आपके फ़ोन में नहीं चल सकती तो आप गाने सुन लो यार, आजकल के तो नहीं, मतलब अच्छे अच्छे गाने सुन लो जिसको सुनने से थोड़ा रिलैक्समेंट आए, और उस गानों को भी सुन सकते हो, गेम्स खेल सकते हो। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है तो सबसे बेस्ट चीज़ है 2 दोस्तों को फ़ोन करो, स्टडी को साइड करो, 1 दिन का रिलैक्स लो, चिल मारो, अगले दिन वापस शुरू हो जाओ। तो 1 दिन के इस रिलैक्समेंट से आपका जो महीने भर का स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ हो जाएगा। आप मेरी बात मानो, मैं सैटरडे डे को सिलेक्ट करता था इस चीज़ के लिए ताकि मेरा थोड़ा स्ट्रेस जो है वो लो हो जाए। तो आप भी ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, बट हाँ एडिक्टिव जब आपको लगने लगे तो आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एडिक्टिव चीज़ें फिर आपको स्ट्रेस तो नहीं होगा लेकिन और भी कुछ हो सकता है। तो ध्यान रखना कि आप लोग गाने सुन सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, अपने अपने इंटरेस्टिंग है। कोई कोडिंग में किसी को इंटरेस्ट होता है, जो कोडिंग करता है तो उसको उससे मतलब कंप्यूटर बेसिक जो चीज़ को जो अच्छा लगता है। कोई अपना क्या बोलते हैं दोस्तों के साथ घूमना किसी को पसंद है तो आप दोस्तों के साथ घूम सकते हो, किसी भी चीज़ में बुराई नहीं है। अगर आपका स्ट्रेस उससे कम हो रहा है और वो चीज़ लीगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को परस्यू कर सकते हो, उससे आपका स्ट्रेस मिनिमाइज होगा। और साइंस में अगर आपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लिया, पूरा गेम स्ट्रेस का है, स्ट्रेस कंट्रोल है, तो आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो और आपका नंबर डेफिनेटली अच्छा आएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। તો મિત્રો તમે નોંધ્યું હશે ને, ખરેખર વર્ષોથી કહેવામાં આવે છે કે એવું નથી કે ખાલી ભણીએ તો જ રિઝલ્ટ આવે। તમે જોઈ શકો છો કે અમન પાસે રિઝલ્ટ તો સારું છે જ, પણ સાથે સાથે એ રિઝલ્ટ મેળવવા માટે એણે કોઈ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી એફર્ટ નથી કર્યા। એણે શું કર્યું છે, એક ટ્રેક પસંદ કર્યો છે, એણે પહેલેથી એક સ્ટ્રેટેજી એપ્લાય કરી છે કે નહીં હું સેટરડે રેસ્ટ કરીશ, બાકીના દિવસો હું પૂરી લગનથી મહેનત કરીશ। તો મિત્રો તમે નોંધ્યું હશે ને, શું સરસ જવાબ છે। એનું કારણ છે કે અત્યાર સુધી ઇવન તમારી સાથે બી આવું થતું હશે કે બેટા તું ભણ, તું આ હોમવર્ક કર, તારું આ બાકી છે, તું આ કર, એને લીધે બી ઘણી વખત એક્સ્ટ્રા સ્ટ્રેસ જનરેટ થતી હોય છે। અને સ્ટ્રેસનો ઉપાય શું, તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે એક એવા વિદ્યાર્થી સાથે આજે સંવાદ કરી રહ્યા છીએ કે જેણે ખરેખર એક એક્સ્ટ્રા મતલબ કે એક એક્સ્ટ્રીમ રિઝલ્ટ અચીવ કર્યું છે। તો એની પાસેથી તમારે શીખવા જેવું છે કે એવું નથી કે 24 કલાક ભણો તો જ આપણું રિઝલ્ટ આવશે। એણે બી વિચારો જાહેર મંચ પર કહી રહ્યો છે કે ભાઈ સેટરડે મેં તો રિલેક્સ કર્યું હતું, તો તમે બી તમારા સરાઉન્ડિંગ અનુસાર એક પ્રોપર સ્ટ્રેટેજી બનાવો, એક પ્રોપર શેડ્યુલ બનાવો કે જેની અંદર સ્ટ્રેસ તો બેલેન્સ રહે જ, સાથે સાથે તમારી સ્ટડી
ઓર હાઈલી ઇફેક્ટિવ બહુ સારી રીતના કમ્પ્લીટ થાય. અને એના માટે અગર તમે કોઈ ગેમનો સહારો લ્યો છો તો એ બી ખોટું નથી. લાઈવ ઉદાહરણ છે તમારી સામે. તો આની અંદરથી બી તમારે ઘણું બધું શીખવાનું રહ્યું છે. તો મિત્રો, હવે અત્યાર સુધી આપણે જે ચર્ચા કરી એ રૂટીન ચર્ચા હતી, પરંતુ હવે તમારા સબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ કે જેનાથી તમને એક પ્રોપર સ્ટ્રેટેજી બનાવવામાં ખાસી મદદરૂપ થવાની છે એવા પ્રશ્નો હવે આપણે અમનને પૂછવા જઈ રહ્યા છે. તો ધ્યાનથી આ સેશન તમે ઘણું બધું શીખી તો રહ્યા જ હશો, સાથે સાથે એન્જોય બી કરી રહ્યા હશો, એનો મને વિશ્વાસ છે. તો હવેથી આગળ વધીએ છીએ કે જેની અંદર અમુક ટેक्निकल प्रश्नों આપણે અમનને પૂછવા જઈ રહ્યા છીએ. તો બેટા અમન, सबसे पहले मेरे को ये बता कि तेरे को कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगता था और कौन से सब्जेक्ट में तू सोचता था कि सारा यही सब्जेक्ट होना चाहिए, बस मेरे को यही पढ़ना है. ऐसा कुछ हुआ था कि या तू सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करके चल रहा था? ऐसे किसी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं था कि ये सब्जेक्ट हट जाना चाहिए, सब्जेक्ट क्यों है, ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन हाँ, एक जनरल मेरे साथ भी वही हुआ है जो सबके साथ होता है. केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं लगती थी जितना मेरे को मैथ्स और फिजिक्स. सबसे अच्छा हमेशा से मैथ्स लगता था, उसके बाद फिजिक्स, और सबसे मतलब ऐसा नहीं क्योंकि केमिस्ट्री में जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है बाकी दो सब्जेक्ट से. जहाँ तक मेरा मानना है ये दो सब्जेक्ट का जो लगेज है वो अकेला केमिस्ट्री लेके चलता है, 3 पार्ट में बढ़ जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा उसमें रिवाइज करना पड़ता है. तो थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री में ध्यान रखना पड़ेगा. जो मेरे को तो लगता था केमिस्ट्री थोड़ी सी मेरी टफ लगती थी. जो आप मेरा रिजल्ट देखोगे शायद आपको पता भी चल जाएगा. तो केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ लगती थी, बाकी मैथ्स और फिजिक्स मेरे को अच्छे लगते थे. मतलब अगर आप बोलते रात को 2 बजे उठा के कि तू फिजिक्स का सवाल लगा, मैथ्स का प्रॉब्लम लगा, तो मैं तुरंत लगाने बैठ जाता क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है, उसमें आप मेरे को करने में वो अच्छा लगता था. यस. તો મિત્રો, અગર તમારી સાથે બી આવું કંઈક થઈ રહ્યું છે કે એકાદ વિષય તમને અઘરો લાગે છે અને અન્ય વિષય કદાચ તમને સહેલો લાગે છે, તો મિત્રો આનાથી ગભરાવાની જરાય જરૂર નથી. કારણ કે દરેક વિદ્યાર્થીના જીવનમાં અગર કોઈ વિદ્યાર્થી 11-12 પરસ્યુ કરે છે તો એના જીવનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આ વસ્તુનો અહેસાસ થયો જ હશે કે સાલું આ સબ્જેક્ટ તો બહુ અઘરું છે અને આ સબ્જેક્ટમાં તો યાર બહુ મજા આવે છે. તો આપણા જે સ્કોલર વિદ્યાર્થી છે કે જેણે ખરેખર જે તમે સપના જોવો છો એ રિઝલ્ટ એની પાસે છે રિયાલિટીમાં, તો અગર એની સાથે થયું છે તો તમારી સાથે બી થશે. તો અગર એ રિઝલ્ટ લાવી શકે છે તો તમે કેમ નહીં, તમે બી લાવી જ શકશો. સિમ્પલ વાત છે. હવે આ જ પ્રશ્નોત્તરી આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. તમને ઘણું બધું આજના સેશનમાંથી શીખવા મળવાનું છે, તો કમ્પ્લીટ સમજજો. અગર પોસિબલ હોય તો આ વસ્તુઓની એક નોટ્સ બી બનાવી નાખો. એનું કારણ છે કે સક્સેસફુલ માણસોની સ્ટોરી રીડ કરવાથી બી ઘણા બધા વ્યક્તિઓ સક્સેસફુલ બની ગયેલા હોય છે. તો તમારી સામે તો જીવતું જાગતું ઉદાહરણ છે. તો કમ્પ્લીટ જોવો છો તમે. हाँ तो अमन, एक और जो जैसे कि जितने भी टीचर्स हैं जो कोचिंग वाले हैं या स्कूल वाले हैं जो अपने अपने स्टूडेंट को ऑलवेज गाइड तो करते ही हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है. शायद से तेरा भी आंसर वही आएगा कि जो टीचर्स ने गाइड किया होगा अपने अपने स्टूडेंटों को. लेकिन फिर भी मैं तेरे से ये पूछना चाहता हूँ कि मान ले कि कोई बंदा बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है तब तो सिंपल है कि उसको एनसीईआरटी को स्टिक कराना है, ठीक है. लेकिन तूने साथ साथ बोर्ड और कंपटीशन, पर्टिकुलर मेंस की बात कर लो, नो डाउट तू एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है. होप कि तेरा काफी बेहतर रिजल्ट आए. तेरे जो सपने हैं वो क्वेश्चन मैं बाद में लेने वाला ही हूँ. लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी मतलब कि बोर्ड और कंपटीशन दोनों को बैलेंस करना क्या रियली डिफिकल्ट है कि हो जाता है? देखो, ये काम ऑनेस्टली बोलता हूँ इतना भी इजी नहीं है. मतलब सभी नहीं कर पाते ये. मतलब ये इतना भी इजी काम नहीं है. अगर आप दोनों को साथ में लेके चल रहे हो तो मतलब एक तो आप ऐसी चीज साथ में लेके चल रहे हो जो किसी से बहुत ही मतलब 0.1% लोगों से होता है कॉम्पिटिटिव, और साथ में साथ आप दूसरी वो चीज का टारगेट है जो खाली 1-2% लोग अचीव करते हैं, 99 परसेंटाइल इन बोर्ड्स. तो बेसिकली ये दोनों टारगेट जब आप लेके चलते हो तो आपको एक बहुत ही अच्छे मैनर में स्टडी करना जरूरी है. अदरवाइज ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे, आप बीच में फंस जाओगे, इधर उधर कहीं भी नहीं रहोगे. तो आप अगर एक अच्छे मैनर में स्टडी करते हो तो आपके हाथ में दोनों लड्डू रहेंगे, वरना दोनों आपके हाथ से जाने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं. तो बेसिकली आप लोग देखो, अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन दिल से कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तो एनसीईआरटी तो आप लोग पढ़ ही रहे होगे. ऐसा तो नहीं कि एनसीईआरटी साइड करके इधर पुरानी बुक्स लगा रहे गुजरात बोर्ड की, ऐसा तो मत ही करना. कम से कम एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि नई बुक्स बन चुकी हैं, नए सिलेबस के लिए ही बनी है. पुरानी बुक्स करने का कोई मतलब नहीं. कुछ लोग हमारे टाइम में भी पुरानी बुक्स कर रहे थे, बहुत कंफ्यूजन था कि क्या करना चाहिए, ये पुरानी बुक्स, नई बुक्स, एनसीईआरटी की जुनी बुक्स. क्लियर वीडियो मैंने भी एनसीईआरटी फॉलो की थी उस टाइम भी. मैंने पुरानी बुक्स कभी सॉल्व नहीं की. और एक डाउट था कि इसका कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है, तो उस टाइम विकी सर का एक वीडियो आया था, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे बैच के हैं, कि अगर वो लोग नई बुक बना रहे हैं इसका मतलब पुरानी बुक का कोई मतलब नहीं है. इस बात को मानते हुए हमने बोल दिया कि भाई अब नहीं पढ़ना पुरानी बुक, खाली नए पे फोकस रखना है. और अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहते हो तो आपको 2 बेनिफिट्स मिलते हैं. पहली बात, आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि 98% का जो है वो एनसीईआरटी के अंदर से ही होता है. दाखिले भी अंदर से ही होते हैं.
आपके जो सवाल है वो भी एनसीईआरटी के अंदर से ही होते हैं, कुछ खास चेंज नहीं होता। लेकिन जो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आप लोग जेईई मेन के प्रीवियस ईयर पेपर्स जब देखोगे तो आप लोग देख के चौंक जाओगे यार, जो केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली एकदम मतलब उठा के दे दिया भाई कि H3PO2 में कितने बॉन्ड है, ClO3 में कितने बॉन्ड है, अभी का रिसेंट का क्वेश्चन है। डायरेक्ट आप देखोगे तो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं आपके केमिस्ट्री में हेलिक एसिड के साइड में, तो आप लोगों को सब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, एकदम डायरेक्टली, नो डाउट। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो जहां तक मेरा मानना है 9 में से 9 सवाल सही होंगे आपके जेईई के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक यार एनसीईआरटी का बहुत अच्छे लेवल का ऑर्गेनिक है, कोई फालतू ऑर्गेनिक उठा के नहीं दिया है। आप लोग उसके जो रिएक्शन है वो करोगे, जब आप उसके अंदर देखोगे हाँ इधर कार्बोकैटायन बन रहा है, ऐसा रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो दिमाग खुलेगा, मजा आएगा पढ़ने का केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है जो पढ़ने का मजा आता है केमिस्ट्री में। तो आप लोग वो, इसलिए आपको एनसीईआरटी में जो है केमिस्ट्री के लिए आप लोग को बहुत बेनिफिट्स मिल जाएंगे। मैथ्स में 25 में से सारे तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा यार तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है एग्जैक्ट। जैसे इस साल की बात करोगे आप लोग प्रीवियस ईयर देखना, मैं एक एक क्वेश्चन बताने चले जाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। हमारे ही पेपर की बात है, बता देता हूँ, एक 2p+q/2p-q का क्वेश्चन था, डिट्टो एनसीईआरटी के 11th की एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आप लोग देखोगे तो मिलेगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूट से उसके सारे जीपी में, और बेसिकली डिट्टो उठा हुआ क्वेश्चन था, एक दो वैल्यू चेंज हो गई थी। तो आप लोग एनसीईआरटी करने के बेनिफिट्स हमेशा ही रहने वाले हैं। तो एनसीईआरटी करने के साथ साथ अब कुछ लोगों को होता है नहीं भाई मेरे को तो थोड़ा जेईई का प्रिपरेशन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो अगर आपने सिंगेज ऐसी बुक्स उठा ली और आप उसको पूरा सॉल्व करने बैठ गए तो आपसे सिंगेज के 5 पार्ट में से एक पार्ट भी नहीं होंगे। एक सच्चाई है, इतनी मोटी मोटी 5 बुक रखोगे तो आपकी हाइट की आधी तो बुक्स हो जाएंगी खाली मैथ्स की, केमिस्ट्री फिजिक्स तो साइड में, खाली मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं। आर डी शर्मा भी इतनी मोटी मोटी 2 आती हैं। तो आपको ये ध्यान से सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सी बुक कर सकता हूं। रही बात मेरी सर, तो मैंने फिजिक्स में, सबने सुना होगा हमेशा फेवरेट बुक है एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स नाम है बुक का, आप उसको प्रीफर कर सकते हो। 60 क्वेश्चन से मैक्स टू मैक्स 60 या 100 क्वेश्चन भी एक दो में, 60 से 100 क्वेश्चन है जो आपको पूरी चैप्टर अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो आप अप टू एडवांस लेवल भी जा सकते हो, एडवांस लेवल। तो आप समझ सकते हो कितनी बेनिफिट्स है एच.सी. वर्मा को सॉल्व करने के। केमिस्ट्री में आप अपने प्रीवियस ईयर्स देख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास आपको बहुत टाइम मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हो, तो आप बेसिकली एन अवस्थी, एम.एस. चौहान और जहाँ तक मेरे को पता है ओपी टंडन ऐसी बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। मैंने एन अवस्थी, एम.एस. चौहान और इनऑर्गेनिक के लिए अपनी बस वही एनसीईआरटी ये फॉलो किया था मैंने मेरी तरफ से। और मैथ्स में आप बेसिकली मैंने आर डी शर्मा सॉल्व की थी, आप देखोगे तो वो भी मतलब बैग भर जाए इतनी मोटी, वो भी आर डी शर्मा आती है। तो वो तो साइंस की बात है कि आपकी बुक्स मोटी रहने वाली है क्योंकि उसमें सॉल्यूशन रह जाती है, क्योंकि सारे सवाल के अगर आपको सॉल्यूशन नहीं दिए तो बुक का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिर ढूंढो भाई उसका सॉल्यूशन क्या है, आपके पास है आपके पास है, तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। देखना नहीं है जब तक आप उसमें आधे घंटे तक हाथ पैर नहीं मारो, सॉल्यूशन मत देखना, लेकिन देखने के लिए तो चाहिए होता है। तो बुक्स की लेंथ मोटी होती ही है, तो आप लोग आर डी शर्मा प्रीफर कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आप लोगों को दोनों मैनेज करना है, तो आप लोग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग अच्छे से कर ली, 1000 क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने एक अच्छे से कॉन्सेप्ट पकड़ लिया उसका, तो उस पर आप जितने भी आपको नए सवाल दिए जाए तो आप उसको बना के दे दोगे। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे अगर आप फोकस रखते हो तो आप मेंस और एज वेल एज अपने जो बोर्ड की प्रिपरेशन है उसको आप बराबर मेंटेन कर सकते हो। यस सर। तो મિત્રો તમે જોયું જ ને, આ વિદ્યાર્થી પોતાના ભણતર કાર્યમાં કેટલો ડૂબી ગયેલો છે। કદાચ તમે બી જો તમે આને તમને જોયું જે એક્સપ્લેનેશન જે આન્સર આપતો હતો એની અંદર એને મેં તો એક વસ્તુ નોટ કરી, નો ડાઉટ આપણો સબ્જેક્ટ તો મેથેમેટિક્સ છે, નોટ આપણે આપ્યું છે, જેઈ બી કરી છે, એમાં બી સારું પરફોર્મન્સ છે, પરંતુ એણે વાતચીતમાં એક વસ્તુ કીધી કે 9 ક્વેશ્ચન ઇનઓર્ગેનિકના અને એ બી ટેક્સ્ટ બુકના। શું શીખ્યા તમે? સૌથી પહેલી વસ્તુ જે મને લાગે છે કે મારે તમને 100% હેમરિંગ કરવું જોઈએ, મારે તમને જણાવવું જોઈએ, તો એ પહેલી વસ્તુ એ છે કે એની પાસે ફૂલ પ્લાન ક્રિએટ હતો કે આ વસ્તુ મારે આટલા ક્વેશ્ચન આ જગ્યાએથી રીડ કરવાના છે, આની પ્રિપરેશન મારે આમાંથી કરવાની છે। સાથે સાથે એને એ બી ખબર હતી કે શું લેવલ આવશે, એ પહેલેથી જાણતો હતો કે મારે બંને વસ્તુ બેલેન્સ કરીને જવાની છે। અને અલ્ટિમેટ આનો બી આન્સર શું છે કે અગર તમે કન્સેપ્ટ સાથે જાઓ છો તો તમે સક્સેસફુલ થાઓ જ છો। તો મિત્રો ઘણું બધું તમને આ આન્સરમાં બી શીખવા લાયક હતું અને એ તમે શીખ્યા જશો। સાથે સાથે એનો જે કોન્ફિડન્સ છે, એની પાસે જે ડિટેલ નોલેજ છે, જે એનાલિસિસ છે, એ તમારી પાસે હોવું જોઈએ એવું મને લાગે છે। अगर यार एक क्वेश्चन और भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे कि मान लो कि तूने ए ग्रुप लिया था तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तेरे लिए भगवान थे, ठीक है, बट यही बोल सकता हूँ ना, और तो क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन साथ साथ अगर A1 लाना है
तो और भी 2 सब्जेक्ट, एक इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज और साथ साथ कंप्यूटर है या तो संस्कृत है, वॉट एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कुल मिला के 5 सब्जेक्ट की एग्जाम देने की होती है। तो वो 3 सब्जेक्ट तो तूने अच्छी टिप्स भी दी, शायद से अपने सारे स्टूडेंट फॉलो भी करेंगे, उनमें भी इम्प्रूवाइज होगा। बट व्हाट अबाउट कंप्यूटर एज वेल एज इंग्लिश, पर्टिकुलर फॉर बोर्ड के लिए अगर कोई सोच रहा है कि मेरे को A1 लाना है, तो A1 का मतलब ये होता है कि 90+ % आए, और परसेंटेज के अंदर तो वो दोनों चीजों का कैलकुलेशन होता है। तो तेरा क्या माइंड स्टेट था वो दोनों सब्जेक्ट के लिए, और तूने किस तरह से उसको टैकल किया, थोड़े अपने स्टूडेंट के लिए वो भी बता। ओके सर। तो जो आप साइंस स्ट्रीम में हो, कॉमर्स और आर्ट्स वालों को ये प्रॉब्लम नहीं होती है, खाली साइंस वालों के लिए ही होती है। ऐसा होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और एक जो आपका जो भी सब्जेक्ट है, मेरा कंप्यूटर था, तो ये जो 2 सब्जेक्ट जो बचते हैं, कंप्यूटर और इंग्लिश, नो डाउट ये अच्छे सब्जेक्ट है, बट ये बचे 3 के सामने ऐसा लगता है होते ही नहीं है। एकदम रियल बात बता रहा हूँ, बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को ही बराबर टाइम नहीं दे पाते, 3 सब्जेक्ट को ही टाइम नहीं दे पाते और 2 सब्जेक्ट पीछे पड़े रहते हैं। और मैंने खुद ने, मतलब जब मैं भी 11th में आया था तो मैंने भी देखा, हाँ भाई एक बार तो सब लोग चेक करते हैं कि कैसे A1 लाना है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्यों जिन लोगों ने लाया है उनसे मिलना, जिन लोगों ने नहीं लाया उनकी क्या रीज़न थी जो नहीं लाए। तो मैंने ऐसे ही एक जो हमारे स्कूल के 2 साल पहले का टॉपर था उससे मैंने मिला तो नहीं था, लेकिन उसके रिजल्ट को अच्छे से एनालिसिस किया था। तो उसमें मैंने देखा था कि उस टाइम जब सेमेस्टर सिस्टम हो रहा था, 1st, 2nd, 3rd, 4th 4 सेमेस्टर होते थे, तो उसने तीनों सेमेस्टर में अच्छा किया था। जो लिखने वाला होता है उसमें उसने नो डाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, उसके केमिस्ट्री में जहाँ तक मेरे 99 मार्क्स थे MCQ में 100 में से। सोच लो अभी, मतलब केमिस्ट्री में 99 एक अलग ही अचीवमेंट होती है। लेकिन उसके मैंने इंग्लिश के मार्क्स देखे, डेट इज ओनली 59, 100 में से वो मतलब 59, एक रियल उदाहरण है, 100 में से 59 मार्क्स थे। और मैंने सोचा यार कि अगर ऐसी चीज होती है तो यार कितना खराब लगेगा, मतलब जो मेन सब्जेक्ट है उसमें A1 है, लेकिन जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें B1 भी नहीं आ पाया। तो ऐसी ये होता है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से आएगा वो सब्जेक्ट। सीधी सीधी बात है, आपको स्टैटिस्टिक्स का पेपर दे तो साइंस में A1 वाला टॉप तो नहीं मारेगा उसमें। तो आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि वो 1-2 सब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं साइंस में। अब रही बात उनको मैनेज कैसे करना है, तो मैंने बताया इंग्लिश के सब्जेक्ट को आप एज अ सब्जेक्ट मत ट्रीट कीजिए। जैसे मैं ऐसा करता था कि जब भी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से बोरियत हो रही है तो इंग्लिश का चैप्टर पढ़ लेने का एज अ स्टोरी। तो अगर आप उसको एज अ स्टोरी पढ़ते हो तो कई के इंग्लिश के चैप्टर आपको इंस्पिरेशनल भी मिलते हैं, कई के स्टोरी वाले भी मिलते हैं। और अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो वो भी एक अच्छा मैनर है कि आप इंग्लिश के चैप्टर्स रीड करो। तो आप इस तरीके से अपने इंग्लिश को पढ़ सकते हो। और जो आपको ऐसा मानना है कि जो आपके 6 महीने पे, 2 महीने पे जो इंग्लिश के मेजर माइनर टेस्ट हैं वो आपके लिए भगवान है। आपको उस टेस्ट को एकदम दिल से लगाना है, एकदम मतलब बोर्ड का पेपर नहीं आया हो इस दिल से पढ़ना है। तो अगर आप इस दिल से पढ़ोगे तो हर 2 महीने पे वो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। नो डाउट आप इंग्लिश में कितने भी हाथ पैर मार दो, बहुत हार्ड है 90+ जाना, साइंस में पता नहीं क्यों बहुत हार्ड है। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर में एक इतना सा भी एकदम कदम बढ़ा लिया तो 95+ डेफिनेटली बहुत ईजी है कंप्यूटर में स्कोर करना क्या होता है, बुक के पीछे के उदाहरण, पिछले 3 से 4 साल के प्रश्न, मैंने इतना ही किया था मैं, क्योंकि मेरे को जेईई की प्रिपरेशन भी करनी थी, बोर्ड का भी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो कंप्यूटर को मैं उतना टाइम दे नहीं पाया ऑनेस्टली। तो मैंने क्या किया था, मैंने बस बुक के पीछे के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के जो कॉमर्स के भी हैं, खाली साइंस के नहीं, कॉमर्स के और साइंस के जो 4-4 साल के पेपर थे, यानी ओवरऑल 8 से 9 पेपर, यानी 900,000 MCQ, इतने बहुत ज़्यादा होते हैं। लगता है 4 साल का पेपर तो उठा के कर देंगे, बट 900 MCQ मतलब समझ जाओ। उसमें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल पूछती है। इस साल भी देखना पेपर में आएगा, डेटा के कितने प्रकार है, आपको 8 ही लिखना होगा आंसर में, क्योंकि फिक्स है क्वेश्चन। पता नहीं क्यों गुजरात बोर्ड को कुछ क्वेश्चन से एकदम प्यार से आएगी, वो हर साल रिपीट करती है उस क्वेश्चन को। तो ऐसे सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपके कंप्यूटर में 80 आया और आपका A1 10 मार्क्स से चुका है ना, सबसे बड़ा ब्लंडर आपकी लाइफ में वही होगा, मेरी बात बोल के सकता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ईजी है स्कोर करना। आप 2 दिन 3 दिन की स्टडी से आप कंप्यूटर में स्कोर कर सकते हो। तो आपको ये 2 सब्जेक्ट नेग्लेक्ट नहीं करने। 2 महीने का जो टेस्ट होता है उसमें दिल लगा के पढ़ना है, जो भी हो अच्छे से पढ़ना है। वो 2 महीने के जो टेस्ट आपके होते ही होंगे किसी न किसी स्कूल में, हर स्कूल में होते हैं, अच्छे से उसी को आपको क्योंकि आप भी जानते हो आपको वही टाइम मिलेगा पढ़ने का, इंग्लिश और कंप्यूटर, तो आपको उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री को साइड करो यार, कल पेपर है उसका, कुछ तो इज्जत दो सब्जेक्ट को, दिल से पढ़ो, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की नहीं, एक इंटरेस्ट की तरफ पढ़ो उसको। हाँ कि भाई चैप्टर्स दिए, वैसे गुजरात बोर्ड में उतने अच्छे चैप्टर हैं नहीं, लेकिन फिर भी आप उनको एक एज अ अपनी स्किल डेवलप करने के तरीके से भी पढ़ोगे तो आपको अच्छे लगेंगे। कुछ चैप्टर्स अच्छे भी हैं नो डाउट, तो आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी जो साइड वाइज जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू सर। ખબર પડે ને મિત્રો, દિલ ક્યાં લગાવવાનું છે, દિલ ક્યાં લગાવવાનું છે, ઇંગ્લિશ અને કોમ્પ્યુટરમાં। આ વસ્તુ ખાસ નોટ કરજો। આ તો મજાકની વાત હતી, બાકી તમે જોયું કે બાકીના જે સબસિડરી સબ્જેક્ટ છે એની અંદર બી વિદ્યાર્થી
કેટલો રચ્યો પચેલો છે, એને તમામ વસ્તુ ખબર છે કે જ્યારે આપણે કંટાળી જઈએ ત્યારે આપણે ઇંગ્લિશ ભણવાનું, જ્યારે આમ માનો કે કોમ્પ્યુટરની પ્રેક્ટિસ કરવી છે તો શું કરવાનું, પાસ્ટ યરના પેપર્સ જોઈ લો, સાથે સાથે પાછળ જે એક્સરસાઇઝમાં કે એક્ઝામ્પલ્સ તમને આપેલા છે એ કમ્પ્લીટ કરો. તો ઘણી બધી વસ્તુ આજે ઇંગ્લિશ અને કોમ્પ્યુટર જેની કોઈ ગણતરી જ નથી લેતી, આમ માનો તો તુચ્છ સબ્જેક્ટ ગણવામાં આવે છે, એની તૈયારી બી કઈ રીતે કરવી અને એ તૈયારીના લીધે A1 કેમ આવશે એની જ રજૂઆત, એનો આન્સર તમને આ વિદ્યાર્થીએ જે આપ્યો છે, આવો આન્સર તો તમે ક્યાંય મેળવ્યો જ નહીં હોય. તો મિત્રો આ વસ્તુ બી ખાસ નોટ કરજો, તમને ઘણો જ ફાયદો થશે તમારી ખુદની પ્રિપરેશનમાં. હવે સૌથી તમારા દિલનો પ્રશ્ન, અમન अपने स्टूडेंट जो तेरे जूनियर फेलो हैं उनको तू ये बता कि फिजिक्स कैसे पढ़ें, केमिस्ट्री कैसे पढ़ें और साथ साथ अपना सब्जेक्ट मैथ्स कैसे पढ़ें. ठीक है, तो सर मैथ्स तो मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है. देखो आपको सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है ये आप पे डिपेंड तो करता है, लेकिन अगर आप एक अच्छे मैनर से उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना, तो वो सब्जेक्ट अगर आपको मे बी खराब लग रहा हो ना तो भी अच्छा लग सकता है. तो मैं ये शायद ये वाला पोर्शन लंबा हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समझ जाओ कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो बड़ा टाइम तो लगने वाला है. तो शुरुआत करते सबसे पहले मैथ्स से. तो मैथ्स में आपको कोई बहुत ज़्यादा, सबको पता है मैथ्स जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है. अभी भी आपको क्या करना है, आप जब मैथ्स को आप देखो तो आपको ये नहीं है कि आपको मतलब अगर सपोज एक कोई एग्जांपल लेते हैं, आपको वेक्टर एंड 3D में एंगल निकालने का क्वेश्चन है, तो आप ऐसा नहीं आप उसको 70 क्वेश्चन कर रहे हो. क्यों कर रहे हो भाई, दो वेक्टर उनके बीच में एंगल निकालना है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, याद करके साइड करो. तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है मैथ्स में. अगर आप 50,000 सवाल करते हो तो कोई सेंस नहीं निकलेगा. हर सवाल में एक नई मेथड मिलेगी, हर सवाल में एक नई मेथड मिलेगी, कुछ ना कुछ नया अप्लाई हो रहा होगा और आपका दिमाग खराब हो जाएगा. इतनी सारी चीजें मेरे को एग्जाम में याद कैसे आएंगी. तो आपको बेसिकली क्या करना है, जो फॉर्मूले हैं उसको रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है. हाँ कहीं कहीं हो सकता है जैसे इंटीग्रेशन में बहुत सारे आपको मेथड्स मिलेंगे कि आप पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, आपका क्या बोलते हैं u/v वाला हो गया, तो आपको बहुत बहुत मेथड्स मिल सकती है. तो आपको वो सब मेथड्स को अपने दिमाग में रखना है, थोड़ा सा तो लर्न करना ही पड़ेगा. लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से अप्लाई करना सीख लिया तो मैथ्स पूरा का पूरा आपका एप्लीकेशन पे है. अगर आपने अप्लाई करना सीख लिया तो कोई कैसा भी क्वेश्चन क्यों नहीं मिल जाए, हाँ बहुत हार्ड आ गया एकदम और आपका दिमाग उस टाइम नहीं चला, वो तो इजी क्वेश्चन में भी हो सकता है. अगर आपका दिमाग नहीं चला तो सवाल गया. लेकिन अगर आपका दिमाग चल रहा है तो यार आपको कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाए, अगर आपने मैथ्स में उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, उसका फील लिया है, तो आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आसानी से होगी. अब लोग पूछते हैं एमसीक्यू कहाँ से करने हैं, एमसीक्यू कहाँ से करने हैं. तो देखो हर बार नहीं होता, कभी कभार होता है. जैसे इस बार हुआ था कि थोड़ा सा एमसीक्यू हट के आ जाए और टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, बच्चों का छूट जाता है मैथ. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने मेरे एग्जामिनेशन में यूज़ की थी. आप ट्राई करो कि 30 से 40 मिनट में आप उस पेपर को पूरी तरह से खत्म कर दो, OMR भर के खत्म कर दो. इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपने ऐसा कर दिया, रीचेकिंग अच्छे से हो गई, तो आपको जो बचे 20 मिनट है, आप उसमें मैंने ये स्ट्रेटेजी यूज़ की थी, आप उसमें बचे 20 मिनट में सेक्शन डी जो आता है आपका पार्ट बी का सेक्शन डी, उसके बाजू में एक रफ पेज मिलता है, आप उस रफ पेज में उन सेक्शन डी के सवालों को सॉल्व कर सकते हो. अब कुछ लोग बोलेंगे इसका क्यों क्या जरूरत है, क्योंकि इसका देखो मेन रीजन ये कि जब आप लिखते हो पार्ट बी को, बहुत लोग सेक्शन डी से शुरू करते हैं, लेकिन बहुत लोग एंड में जाते हैं उधर और हड़बड़ी रहती है, और अगर आपका 1.2 की जगह 2.2 हो गया तो फिर खत्म खलास. तो इसलिए आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पहले से ही करके रख देना है, ताकि आपको बस उसको बेसिकली उठा के छापना होगा. क्योंकि हमारे फिजिक्स में सर्किट का क्वेश्चन आया था, जो मेजॉरिटी हमारे दोस्तों का गलत हो गया था, क्योंकि 10-10 इक्वेशन बनती है, सभी में 3-3 वेरिएबल होते हैं और उनको सॉल्व करना अपने आप में बहुत हार्ड हो जाता है. तो आप उसको पहले से ही अगर सॉल्व करके रखते हो तो आपको ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है. तो फिजिक्स में मैथ्स में आप लोगों को बेसिकली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है, फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस आप करो, जितना प्रैक्टिस करो उतनी अच्छी बात है. बट पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपको उस चैप्टर का सब कुछ आता है थ्योरेटिकली. अगर आपको सब कुछ आता है तो आप कैसे भी क्वेश्चन हो, आप करते करते आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और आप उसमें माहिर हो जाओगे. तो मैथ्स में आपको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए. रही बात फिजिक्स की, तो देखो फिजिक्स जो ऐसा सब्जेक्ट है जो केमिस्ट्री की तरफ चला जाता है, मैथ्स की तरफ चला जाता है. मतलब ये है कि उसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी, साथ में साथ आपको ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे जो मैथ्स में नहीं मिलते, एडवांस मैथ्स यूज होने लगती है उसमें. तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि फिजिक्स एक अलग ही सब्जेक्ट है, अलग ही वाइब आती है सॉल्व करते टाइम उसको. तो आपको पहला स्टेप आपका यही है कि आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है. क्योंकि अगर आपने फिजिक्स बहुत अच्छे से कर लिया, एकदम तोड़ू कॉन्सेप्ट लगा के एकदम मतलब मचा के आ गया फिजिक्स में, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया कि डॉपलर इफेक्ट में आदमी दूर जा रहा है तो वी त्रिज्या का साइन क्या होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे. तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी. सपोज पूछ लिया कि सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, सुपर कंडक्टर में कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, कुछ रद्दी बात नहीं करा, मेरे पेपर के क्वेश्चन है ये सब. तो अगर आप ये सब क्वेश्चन अगर आप थ्योरेटिकली एस्पेक्ट से नहीं पढ़ते हो तो आपके गलत होने ही है. जब जो चीज़ पढ़ी ही नहीं कभी, जो चीज़ देखी ही नहीं कभी, वो कहाँ से सही होगी. तो आपको बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल करने के साथ साथ आपको थियरी अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, एक एक लाइन पढ़नी है. इसी में जो टाइम लगेगा, इसीलिए तो साल भर पढ़ना है.
साल भर करोगे क्या यार, एक पेज थोड़ी पढ़ोगे, इसलिए तो पूरी बुक पढ़ने को बोला जाता है, क्योंकि आपको साल भर पढ़नी है। तो अगर आप एक एक लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आपको कितने भी कोने से क्वेश्चन क्यों नहीं मिल जाए, आप उसको क्रैक कर दोगे। तो फिजिक्स में आपको बेसिकली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, जो याद करने वाली है कि किसी का ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है पॉजिटिव, वो सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। साथ ही साथ अगर आप केमिस्ट्री में आते हो तो ये एक सब्जेक्ट नहीं, ये 3 सब्जेक्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये अलग ही सब्जेक्ट है। तो आपको इसका अलग ही प्रिपरेशन रखना पड़ेगा डेली टू डेली। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो, 7 घंटे पढ़ते हो, तो अगर आप ऐसे है ना तो आप 40% केमिस्ट्री को दो, 30 फिजिक्स मैथ्स को दो। ऐसा नहीं कि मैथ्स में प्रिपरेशन कम है, मैथ्स में भी आपको उतना ही करना है, लेकिन आपको लर्निंग केमिस्ट्री में ज़्यादा रखनी है। तो इसलिए आपको केमिस्ट्री को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उसको नहीं दिया तो आपका वो स्कोर जो है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी मैथ्स तभी अच्छी होगी जब आपकी केमिस्ट्री अच्छी है। क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री का पेपर 1 घंटे में कर लिया तो मैथ्स का तो कभी 1 घंटे में नहीं होगा। तो अगर आपको मैथ्स अच्छी करनी है सर, तो अगर मतलब सर को बोल रहा हूँ, अगर आपको मैथ्स अच्छी करनी है दोस्तों, तो आपको केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री 20 से 30 मिनट में हो जाएगा, भले वो एडवांस का ही क्यों नहीं हो, क्योंकि पढ़ना है, टिक मारना है यार, क्या टाइम लगेगा इसमें। अगर आ रहा होगा तो आ रहा होगा, जा रहा होगा तो जा रहा होगा। तो आपको केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है, थ्योरेटिकली पढ़नी है, एकदम थॉरोली पढ़नी है, उसको पूरी एकदम समझ लो, मतलब घोल बना के पी जाओ, या पूछो इस पेज नंबर पे ये स्ट्रक्चर है, उसमें इतने बॉन्ड है, इतना तक याद हो गया अगर आपको, तो केमिस्ट्री में तो आपके नंबर ले लो। जेईई मेंस में मेरे खुद के 95 मार्क्स है 100 में से। तो अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हो, देन नो डाउट मैथ्स थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने केमिस्ट्री में 1-1 घंटे देने लग गए तो मैथ्स आपको आ रहा होगा ना तो भी नहीं आएगा। ये कॉम्पिटिटिव की बात है, क्योंकि वैसे तो अलग अलग पेपर होते हैं बोर्ड्स में। तो आपको बेसिकली इतना ध्यान रखना है कि मैथ्स में आपको फॉर्मूले अच्छे से पढ़ने हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। भले आप प्रॉब्लम कम लगाओ चलेगा, बट फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में साथ केमिस्ट्री में आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। तो जो केमिस्ट्री की बात थी, केमिस्ट्री में आप जब प्रिपरेशन कर रहे होगे तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक तो ध्यान रखना है, लेकिन ऑर्गेनिक में आपको ये ध्यान रखना है, बच्चे कैटेगराइज कर देते हैं 11th अलग, 12th अलग, और ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि आपको 11th की चीज़ें 12th बहुत ही प्यार से लिख देता है केमिस्ट्री की बुक में कि कक्षा 11 क्लास 11 टेक्स्ट बुक पेज नंबर ये रिफर करो, और वो सिलेबस में होती है, और बच्चों को लगता है तो क्लास 11th की चीज़ें हैं। एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ आप लोगों को चाहिए तो। एल्कोहल कीटोन की प्रिपरेशन में आपको ऑक्सीडेशन मिल जाएगा, क्या बोलते हो, ओजोनोलिसिस मिल जाएगा, जो क्लियरली लिख दिया है। उसके बाद आपको HgSO4 की जो रिएक्शन है, वाटर का एडिशन मिल जाएगा। ये सभी चीज़ें 11th की चीज़ें, और 12th में लिख दिया है कि ये आपको 11th में जाके पढ़ना है, जबकि आप 11th में पढ़ के आ चुके हो और आपको लगता है सिलेबस में नहीं है, और जब एग्जाम में आता है तो फिर बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप 11th और 12th को साथ में एक फ्लो में ऑर्गेनिक खत्म करो, क्योंकि जैसे 11th खत्म होगी आपको वेकेशन में, 12th में आप उसको 12th में एडअप कर लो, क्योंकि 12th वालों का तो हो गया, लेकिन जो 11th में है उनके लिए मैं सजेशन दे रहा हूँ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो है आपके एंड में आती है, और जैसे ही वो एंड हो आपको 12th की ऑर्गेनिक शुरू कर देनी है वेकेशन में, ताकि आपका ऑर्गेनिक पूरा एक फ्लो में खत्म हो जाए और आपको मजा आएगा। अगर आपको ऑर्गेनिक का स्वाद आ गया तो फिर मजा आ जाएगा, नहीं तो फिर आप ऑर्गेनिक में 500 से ज़्यादा रिएक्शन है, कैसे याद करोगे, रट्टा ही मारोगे एंड में। इसलिए अगर उसको आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है तो आप 11th से ही उसको अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपकी 11th की ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है तो 12th में आपका 75% ऑर्गेनिक समझ लो बेसिक्स क्लियर हो गया। SN1 SN2 E1 E2 यार सब 11th में ही आता है। 12th में क्या है, रिएक्शन दी है, प्रोडक्ट दिया है, वही सब थोड़ा आपको पता करना होता है, बाकी बेसिक्स आपकी 11th में क्लियर होती है। कुछ नया आ गया तो वो भी आप अपने दिमाग से डेवलप कर चुके होते हो तो आप कर सकते हो। तो बेसिकली ऑर्गेनिक में आपको 11 12 दोनों साथ में कंपाइल रख के चलना है। अगर आपने सेपरेट कर दिया तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। नो डाउट आपके मार्क्स आ जाएं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। और अगर थोड़ा भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया कि इससे ये दिया तो क्या बनेगा, एक्स क्या है, वाई क्या है, तो फिर हो गया काम आपका, जो कि कॉम्पिटिटिव में आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ फिजिक्स में आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, और साथ ही साथ जो उसमें न्यूमेरिकल दिए गए हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप एडिशनल एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कर सकते हो। जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं, बट कुछ लोग होते हैं जिनको लव होता है, फिजिक्स से प्यार होता है, तो वो लोग कर सकते हैं, उनको मजा आ जाएगा करने में वो क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग के साथ। बहुत अच्छा आप लोगों को एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मिलेगा फिजिक्स में, और पढ़ने का अलग मजा आएगा। साइंस लिया, साइंस के मजे लो, वरना फिर સાયન્સ મજે લઈ લેગી. જોયું ને કેટલો પ્રેમાળ છોકરો છે, વાતે વાતે એને પ્રેમ આવી જાય છે. પણ તમારે આ પ્રેમ જોવાનું નહોતું, તમારે શું શીખવાનું હતું કે કયો સબ્જેક્ટ કઈ રીતના તૈયારી કરવી. અને કદાચ તમે અત્યાર સુધી ઘણા બધા ટીચર પાસેથી તમે ટિપ્સ મેળવી હશે, સિનિયર્સ પાસેથી બી તમને ટિપ્સ મળી હશે, સક્સેસફુલ માણસોની લાઈફ સ્ટોરી બી તમે વાંચી હશે. શું આ ટિપ્સ તમને કોઈ આપી શકવાનું હતું? નહીં ને. આ કામ ફક્ત ને ફક્ત આપણી જ ચેનલ તમારા માટે, જેનાથી તમને
ક્યાંક આગળ ફ્યુચરમાં કામ લાગશે એ હેતુથી તમારી સમક્ષ અમે રજૂ કરી રહ્યા છીએ. તો એક લાઈક આ વિદ્યાર્થી માટે, એક લાઈક આપણી ચેનલ માટે તો બને જ છે, પણ તમે તો એક જ લાઈક કરી શકો એમ છો તો બાકી ન રાખતા. अमन, एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन स्टूडेंट का नहीं है वो टीचर्स का है या तो पेरेंट्स का है. तू समझ ही गया होगा कि मैं पेरेंट्स को इसी से प्रॉब्लम होती है. हाँ, क्योंकि मेजोरिटी पेरेंट्स का कंसर्न है. इवन आजकल तो टीचर्स का भी यही कंसर्न है कि लड़के को हो सके उतना मोबाइल से दूर रखो. नो डाउट जो पैंडेमिक सिचुएशन है वहां पे तो मजबूरी है, ठीक है. बट क्या तेरा क्या ओपिनियन है इस मामले में कि क्या स्टूडेंट को सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए, उसके क्या प्लसेस है, क्या माइनसेस है, वो थोड़ा अपने नजरिए से अपने स्टूडेंट को तू थोड़ा गाइड कर. तो अगर आप आज भी सर्च करोगे मतलब किसी भी प्रोफाइल पे, तो जहाँ तक मेरे को याद है सारी सोशल साइट्स पे मैं मतलब खुद एक्टिव हूँ. मतलब मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, मैं फेसबुक चलाता हूँ, ट्विटर चलाता हूँ. तो मैं जनरली सारी चीज़ चलाता हूँ. अब ये है कि ऐसा नहीं हो कि आप 2 घंटे ट्विटर चला रहे हो, 10 घंटे, 2 घंटे तो कोई नहीं चलाता, लेकिन 2 घंटे इंस्टाग्राम चला रहे हो, मजे ले रहे हो, उसमें आजकल तो टिकटॉक वाले फीचर आ चुके हैं, वो सब देख रहे हो. ऐसे अगर आप कर रहे हो ना, तो आपको तो सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए, वो आपके लिए बना ही नहीं है. सोशल मीडिया सबसे अच्छी चीज़ है जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि आजकल कितने बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब से वीडियोस देख देख के अपनी अंडरस्टैंड, आप भी कहाँ पे देख रहे हो ये चीज़, सीधी सीधी बात है, यूट्यूब पे देख रहे हो. तो ऐसी सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल चीज़ है. जब मैं 11th में एंटर किया था उस टाइम आप समझ सकते हो कि रिवोल्यूशनरी टाइम था, चीज़ें यूट्यूब पे आनी शुरू हुई थी जस्ट और जस्ट. ये चैनल भी उसी टाइम क्रिएट हुआ था, 2018 की बात है. उस टाइम मेरे को ऐसा फील हुआ, हाँ यार ये जरूरी चीज़ है और मैं अगर इसमें जुड़ता हूँ तो मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं. क्या मिलने वाले थे ये नहीं पता, लेकिन इतना पता था कि अगर ये रिवोल्यूशन है तो इसमें मेरे को उसका पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि रिवोल्यूशन का पार्ट बनना हमेशा अच्छी बात होती है. तो मैंने बेसिकली अपना वही फेसबुक उस टाइम बहुत पॉपुलर था, उसके अकाउंट्स क्रिएट कर दिए थे 10th में ही. तो बेसिकली उस टाइम तो उसका कुछ खास बेनिफिट था नहीं, बस वही 20-30 मिनट दोस्तों के साथ चैट वही सब चलती थी. लेकिन अब के टाइम में अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जानने को मिलती हैं. आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो ना, तो आप साइंस को एक बार फॉलो करना, साइंस के जो मीम्स होते हैं उनको फॉलो करना. अरे हंसते हंसते आपका रिवीजन हो जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं. आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी. सीस और ट्रांस के मीम्स मिल जाएंगे. सीस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, एंटी क्या होता है, सिन एंटी एडिशन, ये सब चीज़ों के मतलब जो चीज़ें आपको फन वे में रिवाइज कर सकते हो आप मीम्स देख के. बट साइंस के मीम्स तो बहुत सारे होते हैं. तो आपको आपके काम की चीज़ें रखनी है. और अगर आप अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप क्या मतलब इतना तो कंट्रोल करना ही चाहिए अपने आप को कि आप अपने आप को सोशल मीडिया पे उतना ही रखो जितने की ज़रूरत है. तो बेसिकली आप सोशल मीडिया चला सकते हो. और रही बात मेरी, तो मैंने 11 से लेके 11th एंड हाफ मतलब कि अक्टूबर 2019 मैंने सोशल मीडिया यूज़ किया है. लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं था खुद का, मैं मेरे भाई के फ़ोन में यूज़ करता था. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जनवरी JEE पास में आ गई थी और एक मैं सेल्फ स्टडी करने वाला स्टूडेंट था. तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार बुक्स मंगाने से अच्छा है अगर मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाते, क्योंकि एग्जामिनेशन रही ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और वाईफाई कौन लगवाएगा अभी. तो बेसिकली मोबाइल में नेट आता ही है. तो मैंने बोला कि पापा एक फ़ोन ले दो, और आपके पेरेंट्स जो देख रहे हैं, पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो आपको भी सपोर्टिव रहना है थोड़ा सा. ऐसा नहीं कि आईफोन ले आके दे दो 2 लाख का, ऐसा नहीं करना. एक बेसिक सा फ़ोन जिसमें ज़्यादा रैम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. बहुत अच्छी बात है अगर आप 4 GB 8 GB का फ़ोन का रैम देते हो तो सीधी सी बात है उसके मन में PUBG की लालसा आएगी और पूरा दिन खेलेगा. तो ऐसी दीजिए, आपको ऐसा फ़ोन लेना है जो पढ़ने के लिए बना, मतलब ऐसा फ़ोन बनते नहीं लेकिन मतलब ठीक ठाक बच्चा अगर मैनेज कर सकता है तो वैसे फ़ोन आप दिला सकते हो पेरेंट्स जो देख रहे हैं. क्योंकि आज के टाइम में फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको ऐसा लगे कि भाई ये ज़्यादा चला रहा है तो उसको खुद को बोलो भाई तू मत चला. और अगर आप 2-3 बार बोलोगे तो बच्चा है, मान जाएगा वो. जैसे मैं भी मान जाता था, अगर मैं कभी कभी ज़्यादा चलाता था तो मेरी मम्मी बोलती थी तो मैं मान जाता था. तो बेसिकली आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना है. यूट्यूब पर आप ज़्यादा उधर मत चले जाओ. टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हो रहा है, कहीं पे PewDiePie वर्सेस T सीरीज हो रहा है, तो आप उसमें 2-2 घंटे लाइव स्ट्रीम देख रहे हो. क्या सेंस है इसका? तो उसका कोई मतलब नहीं. आपको बेसिकली अपने काम की चीज़ें रखनी है. जो आपके स्टडी चैनल से उनको सब्सक्राइब करो, उनके वीडियोस देखो, और कोई आपको उसमें यूट्यूब में ज़्यादा करना धरना नहीं है. इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप स्टडी रिलेटेड मीम्स को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपका हंसते हंसते रिवीजन हो जाएगा, जो बहुत ही फन एस्पेक्ट है. मैं खुद यूज़ करता था. और ट्विटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप ट्विटर से किसी भी बड़ी जो अपनी अथॉरिटी है उसको आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो बाय जस्ट 1 ट्वीट ओनली. तो आप केवल एक ट्वीट करके किसी भी अच्छी अथॉरिटी से कनेक्ट कर सकते हो और वो आपके ट्वीट्स को देखेंगी. जबकि इंस्टाग्राम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबको पता है इंस्टाग्राम, ऐसे नहीं कि सारे लोग ही होते हैं, बट इंस्टाग्राम मेजॉरिटी जो है वो उतने नहीं होते, मतलब पर्सनल के लिए चलाते हैं. लेकिन ट्विटर जो है वो सबके ऑफिशियल वर्क के लिए बना है. जैसे अभी देखो पोस्टपोन JEE नीट की बात चल रही थी, सब लोग ट्वीट कर रहे थे. अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको एक बार ट्वीट करना है, रिट्वीट करना है, खत्म. 10-10 घंटे 50-50 बार रिट्वीट करने का कोई मतलब नहीं है. एक बार रिट्वीट करके और देखो उसकी बात पहुंची भी.
कई कई बीजेपी के एमएलए थे जिन्होंने बोला कि हाँ ऐसा करना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस बढ़ गए, और आप जो जेई दे के आए उनको पता है कि कोई भी ज़्यादा उधर मिसलीडिंग चीज़ें नहीं थी, शांति से सारी चीज़ें कवर हो गई। तो बेसिकली आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो, एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना है, और अगर आपको लग रहा है कि आपसे हैंडल नहीं होगा तो वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो साइड डालो और बुक्स के अंदर ही रहो, थोड़ा मोड़ा बाहर घूम के आओ, चौपाटी में जाओ, हरियाली में जाओ। लेकिन अगर आप फ़ोन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मेरी तो ये एडवाइस है, मत यूज़ करो। लेकिन अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो डेफिनेटली फ़ोन आपके लिए फ्री है, आपके लिए फ़ोन मतलब आपके लिए सब फ्री है, इंजॉय करो फ़ोन। तो सोशल मीडिया इज़ बेस्ट जब तक वो आपके कंट्रोल में, अगर आपके हाथ से गया तो आप अपने हाथ से गए। तो મિત્રો તમારે આ આન્સરથી શું શીખવાનું હતું? દરેક સિક્કાને બે બાજુ હોય છે. હવે તમે કઈ બાજુને તમે ફોલો કરો છો એ તમારા પર મેટર કરે છે. વસ્તુ સારી જ છે એનો સારો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. अमन, लगे हाथ इसी पॉइंट पे एक और क्वेश्चन. वैसे तो तूने पहले भी वीडियोस से बताया है कि तू हमारी चैनल के साथ कितना एसोसिएट था, लेकिन आज तेरे को अपने स्टूडेंट को ये चीज बतानी है कि तेरा जो रिजल्ट आया या तो तेरी जो स्टडी हुई उसके अंदर हमारी चैनल मतलब कि द दिवालीपुरा यूथ की बात कर रहा हूँ, वो किस तरह से अपना रोल प्ले किया, कितना वो इफेक्टिव रहा, वो थोड़ा बता. तो मेरी जो भी जेई की प्रिपरेशन थी, मेरी जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन थी, मेरी जितनी भी अभी तक मैंने अपने स्टडी एस्पेक्ट से जितना ही मैंने प्रिपरेशन किया है, मैं 100% दावा ठोक के बोल सकता हूँ कि उसमें 20 to 30% यूट्यूब का हाथ है, और उसमें भी दिवालीपुरा चैनल और भी बहुत सारे चैनल्स है. लेकिन दिवालीपुरा चैनल जो है उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये गुजरात बोर्ड रिलेटेड चैनल है, जो कि आपको बहुत ही कम मिलेंगे ही नहीं यार, यूट्यूब पे उतने नहीं मिलते, कुछ भी बना के कुछ भी डाल रहे होते हैं. जेई का मतलब कि गुजकेट का रिजल्ट आ जाए और उनका अगले साल का जेई का गुजकेट का पेपर आ चुका होता है, तो आपको वैसी चीज़ें नहीं करनी, जिन्वन चीज़ें करनी है. तो मैं जहाँ तक मेरे को याद है सर, मैं जुड़ा हुआ हूँ 2018 की बात है, आप लोग आज भी सर्च करोगे तो एक वीडियो आएगा, 5 पार्ट थे 2018 के बच्चों के लिए बोर्ड में, विकी सर ने बनाए थे. तो उस वहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ जब दिवालीपुरा के 1500 सब्सक्राइबर थे. मेरे एक दोस्त ने बोला था, अमन देख एक सर हैं जो ज़्यादा एज के नहीं हैं, विकी सर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसा ऐसा वीडियो बनाया, 2-3 बताया है कि ऐसे ऐसे हमको पेपर लिखना है, क्योंकि 10th में तो यार सबसे बड़ा डाउट होता है पेपर में लिखना क्या है, बहुत बड़ा डाउट होता है कि पेपर में लिखना कैसे, कॉलम कितनी बनानी है. हम लोग देखते थे उधर प्री बोर्ड में तो 50-50 लाइनें खींचते थे लोग, सप्लीमेंट्री में लाइनें खींचते रहते, पता नहीं लिखते कब थे. तो ये एक बहुत ही बड़ा डाउट था कि यार लिखना कैसे, तो वो वीडियोस मैंने वहाँ से देखने शुरू किए. और बेसिकली जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है अपडेट रहना. अगर आप अपडेट नहीं हो, आपको पता नहीं कि अगले वैकेशन कब पड़ने वाली है, दिवाली की छुट्टियाँ कब पड़ रही हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए. सभी लोग गुजरात बोर्ड की वेबसाइट को अच्छे से विजिट नहीं कर पाते क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को समझ में नहीं आई आज तक. कभी बोर्ड की वेबसाइट खुल रही है, गुजकेट की खुल रही है. सबसे मस्त है दिवालीपुरा चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ. अगर आज वो चीज़ हो रही है 2 से 3 घंटे में नोटिफिकेशन का वीडियो के साथ साथ आपको सब पता चल जाएगा कि उसमें हो क्या रहा है. देख लो अभी एकम कसौटी कितने चैनलों पे मिल रही है, जबकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन कुछ कहीं भी पता नहीं. लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ पता चलता है, सारी अंडरस्टैंडिंग मिलती है. और जो भी डाउट्स होते हैं गुजरात बोर्ड रिलेटेड, जैसे हमारे टाइम में थे गुजकेट कब होगी, सबसे बड़ा डाउट उस साल का सबसे बड़ा डाउट था 2020 का. पॉपुलर डाउट है एमसीक्यू कहाँ से करने हैं, बहुत बड़ी डाउट थी. जो भी 2020 के बच्चे होंगे उनको पता है जूनी बुक से करनी, नई बुक से करनी, कहाँ से करनी है. बेस्ट था, सर ने बोला भी था, विकी सर ने, शायद जिन्होंने सुना हो, कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, एनसीईआरटी ले लो, पेपर ले लो, देख लेना कितने से कितना आया था, पूरा का पूरा आपको वहीं से मिलेगा. तो बेसिकली आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है. जो बताया जा रहा है, जो मेंटरशिप यहाँ से मिल रही है वो 100% ट्रू है. हम तो उतने नहीं थे, अब आप लोग जो गुजराती मीडियम वाले हो उनको तो लेक्चर्स तक मिल रहे हैं, हमको तो लेक्चर्स नहीं मिलते थे. हमको खाली गाइडेंस, मोटिवेशन, अपडेटेड यही सब चीज़ें मिलती थी, लेकिन आपको तो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं और आप उसको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अवेल कर सकते हो. तो क्या क्यों रुके हो, गुजराती मीडियम वाले हो, हर जगह नहीं मिलती, जाओ अवेल करो. इतने अच्छे अच्छे टीचर है. मैंने जनरली मेरे को 1-2 वीडियो ही देखे मैंने, क्योंकि मेरा तो भाई 12th भी हो चुका है बेसिक. तो बेसिकली विकी सर को तो आप जानते ही होंगे और आप लोगों ने बहुत बार देखा है, 2-3 साल से है. लेकिन अभी आप राहुल सर हैं, प्रशांत सर है, हिरेन सर है. मैंने पूरा तो नहीं देखा, लेकिन मैंने 1-2 लेक्चर ही देखे और मैंने देखा यार कि गुजराती में ऐसा कंटेंट अभी तक कहीं अवेलेबल नहीं है गुजराती लैंग्वेज में. क्योंकि गुजराती लैंग्वेज में अभी तक बहुत ही कम ही चीज़ें यूट्यूब पर हैं. हिंदी में तो आपको मिल जाएंगी, पर गुजराती में वो भी इतने अच्छे तरीके से बोर्ड पे नोट्स वाइज लिखा हुआ, अलग अलग मार्कर से लिखा हुआ, इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा. तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो. और रही बात मेन जो चीज़ है दिवालीपुरा की, वो सबसे अच्छी मेरे को पर्सनली लगती थी, अपडेट एंड क्वेरी सॉल्विंग. जो क्वेश्चंस हमारे होते थे गुजरात बोर्ड रिलेटेड, तो गुजरात बोर्ड पे ही पता नहीं चलते थे क्या हो रहा है, लेकिन आपको वहाँ से आंसर मिल जाएंगे. आज भी आप लोग सर्च करोगे कोई भी क्वेरी, तो उसका अगर आंसर आ चुका है तो आपको उसका आंसर दिवालीपुरा पे मिल जाएगा बेसिकली. और दूसरी चीज़ है कि आपको मोटिवेशन हमेशा मिलता रहता है, जो गुजरात बोर्ड के हिसाब से होता है, क्योंकि थोड़ा सा गुजरात बोर्ड मेरे को लगता है अलग ही चलती है. क्योंकि सीबीएसई 50 एमसीक्यू अभी भी साइंस में आते हैं, जो आपको 50 मिनट में सॉल्व करने हैं. सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, इसकी आपको टिप्स मिलेंगी. अगर आप देखोगे तो जब हम 10th में थे तब भी शायद विकी सर ने 2-3 वीडियो बनाए थे कि कैसे आपको एमसीक्यू जल्दी जल्दी करना चाहिए. मैथ्स के ही थे. तो
तो बेसिकली आप वो सब वीडियोस देख सकते हो। आजकल तो अब अपडेटेड वीडियो आ चुके हैं, आप उनको रिफर कर सकते हो, एमसीक्यू की ट्रिक्स देख सकते हो। अब काफ़ी कुछ इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, संकल्प पे अवेलेबल है, संकल्प एप्लीकेशन। और सबसे बेस्ट बात जो मैंने खुद ने यूज़ की है, द दिवालीपुरा यूथ की जो हमारी पेपर सेट आती है, घर पे रखी हुई है मेरे, आप उसको अगर देखोगे तो उसमें आपको मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया, आपको एनसीईआरटी एग्जाम के सारे क्वेश्चन है उसमें, जो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी दे रहे हो तो आपको एनसीईआरटी की जो एडिशनल बुक है, जो एडिशनल क्वेश्चन वाली बुक है जिसमें एमसीक्यूज हैं, वो तो आपको आनी चाहिए। तो एग्जाम्पलर के एमसीक्यू इंक्लूडेड है, जहाँ तक मैंने देखे हैं दो तीन तो नहीं, मतलब पर पेपर की बात कर रहा हूँ, गुजकेट के प्रीवियस ईयर भी उसमें मिलते हैं, गुजकेट लेवल के एमसीक्यू मिलते हैं, और एक दो क्योंकि जेईई मेन के लेवल के भी आपको उसमें क्वेश्चन मिलते हैं। तो ऐसा नहीं पेपर हार्ड है, क्योंकि हो सकता है आपके बोर्ड में एक दो सवाल जो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं वो आपको हार्ड मिल सके। तो आप बेसिकली उस बुक को सॉल्व कर सकते हो। 10 क्वेश्चन पेपर है, दिमाग घूम जाएगा 10वीं तक पहुंचते पहुंचते, दावा दे के बोलता हूँ, मैंने भी सॉल्व किया। लास्ट में जाते जाते लेवल अलग ही दिशा में पहुंच जाता है और आपको पेपर सॉल्व करने का बहुत मजा आएगा। तो आप उस पेपर सॉल्यूशन को आप उसको पेपर को खरीद सकते हो। अब तो प्राइस भी घट गई है यार, हमारे टाइम थोड़ी ज़्यादा थी, तो रियल है, आप लोग देखोगे तो पिछली बार थोड़ी ज़्यादा प्राइस थी, तो अब तो प्राइस भी घट चुकी है यार। लो सॉल्व करो यार, पढ़ने का टाइम है, आप लोग घर पे बैठे हो यार, इससे बड़ी चीज़ क्या है, घर पे बैठे हो, फुल ऑन टाइम है आपके पास। भले थोड़ी स्कूल लाइफ नहीं मिल रही, लेकिन फुल ऑन टाइम है, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, साथ साथ 10-10 8-8 घंटे की स्टडी करो, मजा आएगा, रिजल्ट बहुत जोरदार आने वाला है आप लोगों का। ऑल द बेस्ट एवरीवन। अमन, इस बार थैंक यू तेरे को नहीं, मेरे को तेरे को बोलना है। रीज़न ये है कि हमारी चैनल के बारे में इतना डिटेल एनालिसिस सबसे बेहतर आज तक, नो डाउट, अपने तो मतलब कि ताजे अभी जुड़े हुए हैं, बट फिर भी एक मतलब दिल को सुकून मिला कि नहीं, जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोग मोटिव के साथ आए हैं, वो कहीं ना कहीं फुलफिल तो हो ही रहा है। मित्रों, खास तमे भी જોજો, આ એક એવો વિદ્યાર્થી કે જેની પાસે અચીવમેન્ટ છે, જબરજસ્ત રિઝલ્ટ છે, અગર એને જો ફાયદો થયો હોય, તમને જો થઈ રહ્યો હોય, તો તમારી બી ફરજ બને છે કે તમારા જે મિત્રો છે, તમારા જે ક્લાસમેટ છે, તમારા જે રિલેટિવ્સ છે, અગર તે અમારી સાથે નથી જોડાયા તો ત્યાં સુધી તમારે અમારી તમામ પ્રોડક્ટ, ચાહે તે દેવસત્ય પેપર સેટ હોય, ચાહે અમારી ચેનલ હોય કે ચાહે સંકલ્પ એપ હોય, પહોંચાડવાની ફરજ કોની બને છે? તમારી જ બને છે। આ એક એવું વર્ક થાય છે કે જેનાથી જાગૃતતા તો આવશે જ, સાથે સાથે ફાયદો બી ખૂબ જ થવાનો છે। હવે ફરી અમુક આપણે આ જે પ્રશ્નોત્તરી છે એના एंडिंग मोमेंट पर जी रहा है, तो अमुक छल्ला प्रश्नों पर જોઈએ છીએ। तो अमन बेटा, सबसे पहले मेरे को ये बता कि आगे का तेरा करियर प्लानिंग क्या है? तो सर अभी मैंने जेईई मेन की एग्जामिनेशन दे दी है और मेरी रैंक के हिसाब से अब मेरे को जो टॉप एनआईटी कॉलेजेस हैं उसमें मेरे को अभी कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और मेरा आगे का जो करियर है कंप्यूटर साइंस में मेरे को बनाना है। मैं कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर इंजीनियर बन के कोडिंग में अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर, खुद का एक समझ लो एक अपना खुद का मैं मतलब कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहता हूँ। और मैं उसमें मेरे को इंटरेस्ट भी है, मैं कोडिंग अभी भी थोड़ी मोड़ी करता हूँ, जावा मेरे को थोड़ी मोड़ी आती है। जो आपके बेसिक क्लास 12 आप उसको ही अच्छे से फॉलो करें। मैंने बोला ना, इंटरेस्ट चाहिए कंप्यूटर में, थोड़ा सा इंटरेस्ट रखें, मज़ा आएगा यार कंपाइलेशन करने में, कोडिंग करने में। तो आप लोग वैसी चीज़ों को फॉलो करिए। और मेरा तो वही करियर है, तो मैं अभी आगे वहीं जाने वाला हूँ। और अभी देखते हैं, जहाँ तक मेरे को लगता है आज के 10-15 साल बाद मैं एक टीचर भी, अपना टीचिंग का भी जॉब आगे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को टीचिंग अच्छी लगती है। तो मैं दोनों में अपना आगे करियर बनाना चाहता हूँ। लेकिन जो मेन मेरा एस्पेक्ट है वो है मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और अभी एक होप सो, अभी जेईई मेन तो निकल गया, देखते जेईई एडवांस के रिजल्ट में मैं अपनी कॉलेज सिलेक्ट करके अपने ब्रांच को परस्यू कर लूंगा। अमन बेटा, मेरी ओर से साथ साथ पूरी दिवालीपुरा की यूथ की ओर से तेरा फ्यूचर काफ़ी अच्छा बने और तेरी जो तमन्ना है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो, ऐसा हम लोग विश कर रहे हैं। मित्रों, તમે भी नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट કરીને ऑल ધી बेस्ट કહો છો, જેણે તમારું કેરિયર આવતા વર્ષોમાં ખૂબ જ સારું બને એના માટે આટલો કિંમતી સમય અહીંયા તમારા માટે કાઢેલો છે। તો એક થેન્ક યુ તો તમારું બને જ છે। તો ઝડપથી નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં થેન્ક યુ અમન પાઠક 100% તમે લખો છો। હવે તમારા દિલનો પ્રશ્ન આપણે આ રેન્કર્સ અમન પાઠકને પૂછવા જઈએ છીએ, જેની તમે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા। આપણે ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન પૂછીએ છીએ, કોઈ જ આમ ઉલટા મિનિંગ કે એવું કશું ધ્યાનમાં લેવાનું નથી। તમારી સાથે બી બનતું હશે, આમની સાથે બી બન્યું હશે, જોઈએ છીએ કે એમનો શું खरेखर बन्यू है, एमनो शू अभिप्राय है। हाँ तो अमन, वैसे तो तेरे को गुजराती समझ में आती है, तो तू समझ ही गया होगा कि मैं किस चीज़ की बातचीत कर रहा हूँ। वैसे तो फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है कि सेम काइंड के जो चार्ज हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, मतलब रिपल करते हैं, और ऑपोजिट चार्ज हैं, ऑपोजिट टाइप के, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं डायरेक्ट तेरे से यही पूछ रहा हूँ कि क्या तेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है, उसका अगर हुआ है छूट के निकलना नहीं है, एकदम ऑनेस्ट। देख, काफी तेरे साथ मजा ही इसलिए एक क्वेश्चन दिया, ठीक है? तो तेरे को रियलिटी बतानी है कि अगर हुआ है तो तूने वो चीज कैसे मैनेज की। वो अपने स्टूडेंट जो आजकल के दौर पे ये मतलब कि एक नॉर्मल सा हो गया है, ठीक है? अब रैंकर्स के साथ
होता है तो क्या होता है, उन लोगों का क्वेश्चन है। तो तू प्लीज उसका आंसर दे कि अगर हुआ था तो कैसे हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। देखो आजकल, पहले तो इतना नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ही ये सब ट्रेंड में आ चुका है। 10th में ही, यहाँ तक तो 5th 4th में भी होने लगता है आजकल। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि आप लोग पढ़ने आए हो, नो डाउट सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, सबको प्रपोजल मिलता है, मिला था, सबको मिलता है। लेकिन अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अगर आप अपना प्रीशियस टाइम, क्योंकि इस टाइम जो देखो 11 से 12th के जो 2 साल होते हैं, आप और जो एक बच्चा है जिसने बहुत ही ज़्यादा अचीव किया है, आप दोनों में पता है कितनी बात का अंतर होगा? खाली एक ही चीज़ का अंतर होगा, वो है 2 साल की प्रिपरेशन। ये 2 साल डिसाइड करेगी कि आपके करियर, नो डाउट और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट एक मेजर फैक्टर है कि आपका करियर किस साइड जाने वाला है। तो अगर आप अपनी चीज़ों को बेसिकली इन सब में वेस्ट कर रहे हो कि हाँ यार उधर फ़ोन आ गया, बात करने चले गए, 10 घंटे बाद आ रहे, 2 घंटे बाद आ रहे, पूरी रात निकल गई, एग्जाम चल रहा है, कुछ भी, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, कल मैथ्स की एग्जाम है, आज फ़ोन पे बात कर रहे हैं 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, जितने में तो हम पढ़ते नहीं थे। तो आप पढ़ने से ज़्यादा टाइम जब उसमें इन्वेस्ट करने लगते हो तो प्रॉब्लम है। अगर प्रपोजल आ रहे हैं तो उसको बोलो भाई तू चाहती क्या है, सीधा सीधा बोलो तू चाहती क्या है, पढ़ाई तो चाहती नहीं, तू करना क्या चाहती है अभी, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो पढ़ने दो, सीधा बोलने का। क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया बहुत प्रॉब्लम होगी, मैं बता रहा हूँ। नो डाउट बाद में आपको जो करना है करो, आपकी लाइफ है, आपको जो करना है करो, लेकिन अगर आपने इस टाइम पे वो चीज़ें करने लग गए तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। ऐसा नहीं, बहुत लोग बोलते हैं हम मैनेज कर लेंगे, नहीं होता भाई। मैंने देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं जो हमारे साथ थे, जुड़े ही रह गए, अभी तक नहीं निकल पाए। तो आपको ऐसी चीज़ें ध्यान रखना है कि अगर आप पढ़ने आए हो तो आप पढ़ने आए हो, रिलैक्समेंट के लिए थोड़ा सा बात दोस्तों के साथ, नो डाउट आपकी अगर अपोजिट जेंडर वाली भी दोस्त है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप उसके साथ भी घुल मिल के रह सकते हो, बट आपको एक फ्रेंड की ही मर्यादाएं रखनी है। और अभी आपको बेसिकली अपनी स्टडी पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप अपने इतने प्रीशियस टाइम को कहीं और लगा रहे हो जो आगे जाके आपको ही पता है कुछ नहीं होने वाला, यूजलेस है, पूरी तरह से यूजलेस है कंप्लीटली, और आप उस पर अगर अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, एक तरीके से आप समझ रहे हो, आप अपनी इतनी प्रीशियस चीज़ को अभी वेस्ट कर रहे हो। जब आप आगे जाके सोचोगे यार क्या कर रहा था मैं, क्या था, क्या मतलब, वो कोई सेंस नहीं है। आप घर में बैठ के सोच रहे होगे मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, और वो क्या कर रही है जिसने ये सब किया। तो बेसिकली ये सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो तो उसको तो जाना ही है, आप भी चले जाओगे, नो डाउट। कोई लेडीज़ अपोजिट के साथ भी हो सकता है, मैं अपने तरीके से बात कर रहा हूँ तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा अपोजिट जेंडर के साथ भी हो सकता है, तो लड़का भी ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई मैं बोल नहीं रहा। लेकिन आपको इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं रखना, खाली पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के बाद यार 12वीं दे दो, 2 साल की बात है, उसके बाद जो करना है करो, बीच में करने का कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है। तो आप लोगों को अभी पढ़ाई ही करनी है और खाली पढ़ाई करनी है। रिलैक्समेंट के लिए आप जो करना चाहो, मैंने इतना सारा अभी बताया, तो इसमें आप रिलैक्समेंट के लिए कुछ भी कर सकते हो, बट उसको आप मत करना, मतलब बोल ही देता हूँ आपको, अभी रिलेशनशिप में नहीं आना, आपको बेसिकली पढ़ाई करनी है, इंजॉयमेंट रहना है। मम्मी पापा के साथ बातें करो ना यार, उधर फालतू किससे बात कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, 2 साल हुए जानने पहचाने और उससे बात करो, मम्मी पापा से बात करो, चिल मारो, मस्त एकदम। तो मित्रों चिल मारो, आ डायलॉग मारो નથી, કોનો છે? આપણા અમન પાઠકનો। મિત્રો તમારે શું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે? ખાસ વસ્તુ આ નોંધજો કે ભણતર અને રિલેશનશિપ એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં, મતલબ કે રેસિપ્રોકલ છે। મિત્રો આ એક રિયાલિટી હું મારા લાઈવ સેશન્સમાં બી કહેતો હોઉં છું, આજે બી મોકો મળ્યો છે તમને કહું છું, આ એક માહોલ હળવો બનાવવાનો વાતચીત હતી, પરંતુ આની અંદરથી શીખ બહુ મોટી મળે છે અને એ તમારે મેળવવાની જ રહે છે। અને હવે अमन आपको मैं ये आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाट अबाउट आर एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि अभी जिस एजुकेशन सिस्टम पे तूने एग्जाम दी है, या तो तेरे सीनियर्स ने दी थी, या तो तेरे जूनियर्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो सही है? नो डाउट तेरी एज काफ़ी कम है और इवन मैं भी इसको इवेल्यूएट करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, फिर भी मैं तेरा ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्योंकि तेरे पास एक अचीवमेंट है। तो तेरे नज़रिए से ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है, या तो जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी है, या तो अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको तू किस तौर पे देख रहा है? बकवास है, पूरी तरह से पूरी बकवास ही एकदम, मतलब नहीं है ऐसा, मतलब मजाक कर रहा था मैं, बकवास नहीं है। लेकिन आप लोगों को देखो, गुजरात में आप लोगों को एक अलग फील आने वाली है, ये बात मैं श्योरिटी से बोलता हूँ, क्योंकि आप गुजरात बोर्ड के जो पेपर देखोगे वो फार डिफरेंट होते हैं बाकी सभी बोर्ड के पेपरों से, जहाँ पे आपको वही सीबीएसई में आज भी वही आता है यार, फिक्स क्वेश्चन हो चुके हैं सीबीएसई के, आप लोग सुन 99% आते हैं बच्चों के, इससे कम तो आते नहीं टॉपर के मार्क्स फिक्स होते हैं, बस चेहरा बदल जाता है। मार्क्स तो हमेशा फिक्स है, 500 में से 499, 100 तक है। यहाँ पे 99% 99 परसेंटेज लाने में इतने सारे साल लग गए, तब इस बार आए थे 2018 में।
तो आपको बेसिकली ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप जो गुजरात बोर्ड दे रहे हो इसमें आपको सबसे बेनिफिट चीज़ ये मिलती है, जो मुझे आज भी अपने एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ अच्छी लगती है कि 50 MCQ का पैटर्न है। बच्चों को टफ लगता है, नो डाउट हमारे परसेंटेज थोड़े गिर जाते हैं MCQ से, सबको लगता है MCQ आने में बढ़ जाएंगे। एक बार बैठो 50 मिनट में 50 MCQ दे के देखो यार, कभी कभी ऐसे चांसेस बनते हैं कि MCQ पूरे सॉल्व नहीं हो पाते। मैंने देखे हैं ऐसे, हमारे टाइम में कितने बच्चों के MCQ छूट गए थे, इधर टॉपर के भी छूट गए थे। तो आपको बेसिकली ये प्रैक्टिस हो जाती है, जब आपकी ऐसी प्रैक्टिस बनती है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ आपको वहाँ पे MCQ पैटर्न ही दिखेगा। बच्चों को OMR शीट भरना नहीं आता नीट में, मैंने देखा है, और गुजरात बोर्ड के बच्चों को पूछो, खराब से खराब बच्चा भी OMR शीट भर लेगा। क्यों? 10वीं में भरा, 12वीं में भरा। तो बेसिकली ये पॉलिसी अच्छी है। थोड़ा सा अभी और भी अच्छी चीज़ें आ चुकी हैं, तो जहाँ तक मेरा मानना है पॉलिसी बहुत अच्छी है। बच्चों को थोड़ा सस्टेन करना आना चाहिए, और जो नहीं कर पाएगा यार वो तो हमेशा एक्सक्यूज मारने बोलेगा यार कि एजुकेशन सिस्टम खराब था। उसके लिए कोई भी एजुकेशन सिस्टम दो, उसका जवाब यही रहेगा एजुकेशन सिस्टम खराब था। तो उससे उसका कुछ नहीं हो सकता। नो डाउट आप किसी अच्छे बच्चे को पूछना, वो हमेशा अच्छी बात यही बोलेगा कि हाँ यार जो MCQ पैटर्न है इसने मार्क्स भले कम कर दिए, बट एक बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी और स्पीड जो है हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, क्योंकि आप 9th में कभी कर नहीं रहे होते हो, अचानक से MCQ आता है, एकदम आपको लगता है यार क्या बात है। आप लोग वो चीज़ें फेस कर रहे होते हो जो बच्चे 12th में फेस करते हैं, 10th में ही फेस कर लेते हो, तो आप रेडी रहते हो। अभी तो हट गया है, तो कोई बात नहीं, हट गया है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको एकदम बुक के अंदर से पढ़ना है। 10th में, 12th में अभी भी है, कभी भी हट सकता है, लेकिन कभी भी हटे इतना याद रखना कॉम्पिटिटिव हमेशा MCQ में ही रहेगा। तो आपको वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है। और एजुकेशन पॉलिसी में जितना मेरे को पता है अच्छी है, और चेंज आ रहा है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोडिंग ऐड हो चुकी है, 10+2 के सिस्टम को इरेज कर दिया गया है, जो कि और अच्छी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो डिग्री का जो भी आगे मैं इंजीनियरिंग करूँगा तो मैं खुद खुश हूँ। अगर मेरे को कोई ऐसा लगा कि भाई 1 साल में अपने खुद के किसी क्या बोलते हैं एम्पायर, मतलब अपना जो खुद का मतलब प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहता हूँ, अगर मैं उसमें अपना 1 साल का ड्रॉप लेना चाहूँ तो मैं लेके वापस डिग्री ज्वाइन कर सकता हूँ। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें अभी और पॉलिसी में डेवलप हो चुकी हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। थोड़ा सा मैं जेलिसी फील करता हूँ कि जो इस वक्त जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर मैं होता तो मैं हमेशा इंग्लिश की जगह हिस्ट्री प्रीफर करता, लेकिन ये इम्पॉसिबल है साइंस में हिस्ट्री पढ़ना। अब ये पॉसिबल बन चुका है, तो एजुकेशन पॉलिसी अच्छी हो चुकी है। देखते हैं अभी कब तक बनेगी, लेकिन आ तो चुका है। जब तक डेवलप हो, जब तक इसको लागू होने में जितना भी टाइम लगे, लागू होने के बाद एक अलग ही मजा आएगा यार। आप लोग अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ सकते हो। तो सर एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी हो रही है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हमेशा रह जाती है जो हर चीज़ में रहेगी, और उसे मैं ज़्यादा अभी पॉइंट आउट कर नहीं सकता। जब मैं करने लायक होऊंगा तो मैं जरूर करूँगा। મિત્રો હજી તમારી પેપર સ્ટાઇલ અને તમારી જે એક્ઝામ પેટર્ન છે એ આવવાની બાકી છે। આમણે જે ચર્ચા કરી એમણે જે એક્ઝામ પેટર્ન આપી હતી એની ચર્ચા હતી। મિત્રો તમને આ સેશનની અંદર ઘણું બધું, ઇવન હું એવું બી કહી શકું કે લાઈફ ટર્નિંગ ઇવેન્ટ તમને જોવા મળી હશે। તો મિત્રો આની અંદરથી ઘણું બધું શીખવાનું તો તમારે બાકી જ રહ્યું। હવે અમન आपने काफ़ी अच्छा, मतलब कि आप इसको ऑसम इंटरव्यू बोल सकते हैं। हमारे जो स्टूडेंट है उनको तो इसके अंदर से मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसकी ओर से, मतलब कि हमारे स्टूडेंट की ओर से भी मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। काफ़ी मेरे को भी मजा आई, और इवन जितने भी लोग ये देख रहे होंगे उनको भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि यार ये तो अपने लिए बात हो रही है, ये अपने फायदे के लिए बात हो रही है। तो उन सब की ओर से भी मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। तो सर તમે એન્ડ કરો એનાથી પહેલા મારે પણ કશું કહેવું છે। હું એ કહેવા માંગુ છું કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે અત્યાર સુધી હિન્દીમાં થયું છે તો આગળ પર હું હિન્દીમાં જ કહું કે તમારે हिंदीમાં કહેવાનું છે તો हिंदीમાં કહું कि आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। मैंने इतना भी इंटरव्यू दिया, उसमें आप लोगों को एक चीज़ बहुत ही ध्यान से पकड़ के रखनी है कि डेली प्रैक्टिस करना है। भले कितना भी अप्स एंड डाउन्स आए, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया और आप इंतजार में बैठे रह गए तो आपके लिए बस कलाम सर ने एक ही लाइन कही है, वो आप जैसे लोगों के लिए ही है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और एक बात ध्यान रखना, आज के टाइम में कोशिश करने वाला कभी नहीं छोड़ता, तो इंतजार करने वाले को कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको अपनी प्रिपरेशन हमेशा चालू रखनी है। लो हो जाए थोड़ी सी करो, आधा घंटा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, इंतजार मत करो, कोशिश करो, फाइट मारो, हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपने फाइट मारी है तो मे भी लेट मिले, मे भी 10 साल बाद मिले, लेकिन अगर आपने आज फाइट मारी है तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको कभी ना कभी जरूर मिलेगा। तो ऐसे ही अगर मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने का मौका मिला तो मैं जरूर आऊँगा। और आप इस चैनल पे आप नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक्स आपको पता चलते रहते हैं, तो आप उनको देख सकते हो, और उनको देख देख के आप अपने आप को जो अपडेट रखना है आप अपडेटेड रख सकते हो अपने आप को। आप संकल्प ज्वाइन करके अपने आप की प्रिपरेशन कर सकते हो। और बेसिकली अगर आप अभी नए नए आए हो, इंटरव्यू का टाइटल देख के आए हो, तो बेसिकली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। सबको पता चलना चाहिए और सबको हेल्प मिलनी चाहिए। और ऐसे ही किसी वीडियो के नए एजुकेशनल टॉपिक के साथ हम लोग वापस मिलेंगे। तब तक आओ जो।